ऑलराइट। सो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आई वांट कि आप लोग क्या जानते हो ऐसे के बारे में, वो मुझे पता चल जाए। तो ऐसे के पेपर के बारे में किसी को भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, कुछ भी चीज जो आप ऑलरेडी ऐसे के बारे में जानते हो? एनीबडी? क्या बोला मैम ने? यस, सौंदर्या, कुछ पता है ऐसे के बारे में? यस मैम। क्या पता है? मैम 1000 to 1200 वर्ड्स रहते हैं और पूरे डायमेंशंस कवर करने होते हैं। अगर लाइक जीएस से रिलेटेड है तो आपको हिस्ट्री से शायद स्टार्ट करो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पूरा जितना भी सोशल, हर तरीके से पॉलिटिकल, उसको कोई भी एक पर्टिकुलर अगर टॉपिक है तो आपको उसके हर डायमेंशंस कवर करके पूरा लिखना होता है। और मैम जो भी आप लिख रहे हो वो लाइक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। आयशा, कुछ पता है ऐसे के बारे में? It can be multiple topics and we have to write in paragraph, not in point wise. Okay. And it should be not very short point, but it should be little bit other than GS statements. Okay, good, very good. तो ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ शुरुआत से, सब कुछ शुरुआत से देखेंगे। ओके, एंड उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट कि सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो। ओके, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभिनव, आरती, शालिनी, शहनाज, रेनू, मोहम्मद, शैव्या, सब लोग आप अपने अपने जो वीडियोस हैं वो ऑन कर लो। और जो ये सेशन है इसको ओरिएंटेशन सेशन को ऐसे ही मत समझना, इन चीजों को जो मैं बता रही हूँ उनको नोट करते चलना। ओके, एवरीवन हैज टू नोट द थिंग्स आउट ऑफ हियर। ओके, चलिए, तो देखो अभी सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि एसए का जो पेपर है वो 250 मार्क्स का पेपर आता है आपके यूपीएससी मेंस में। ठीक है, एक प्रॉपर कंप्लीट पेपर है। और आप जब इसको देखोगे, बाकी सारे जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स की मार्कशीट्स को कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एसए के पेपर में बहुत बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। लाइक ठीक है, 90 से लेके आपको 160 तक के मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं टॉपर्स की मार्कशीट्स में। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया, जिनका नाम लिस्ट में आया है उनकी कॉपीज में भी इतना बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें कुछ नहीं करना है आपने। देखो कई सारे टॉपर्स को सुना होगा कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो ऐसे ही दे दिया था, कोई पहले ऐसे नहीं लिखे थे। देखो ये चीज ना पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, क्रिएटिवनेस है, अगर आपने इतना अच्छा परफॉर्म करते हो आप लिखने में, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी है, तो ठीक है, आपको मत करो आप तैयारी। लेकिन अगर नहीं है, जो कि मैं मानती हूँ कि ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट की राइटिंग कैपेबिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपको ऐसे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और देखो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, आप 10 से 12 दिन मेरे साथ बस जुट के चलो, मेहनत करके चलो, सिर्फ 12 टू 13 डेज मैक्सिमम, उससे ज्यादा एक भी दिन नहीं। 12 टू 13 डेज में हम इस पे काफी अच्छी एज बना लेंगे। ठीक है, ऐसे वाले पेपर पे। एंड 250 में से अगर आपको 150 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं तो बहुत बड़ा एज मिल जाता है। ठीक है, लाइक 100 टू 150 का रेंज भी देखोगे ना तो 50 मार्क्स में जो आपका नाम है ना वो फाइनल लिस्ट में बहुत रैंक्स ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्क्रीन। ठीक है, सभी लोग जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी वो नोट करते चलना। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एंड देन बात करेंगे आगे की। मुझे बताओ कि इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो देखो आज का ये जो सेशन है उसमें हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। जहां पे भी आप लोगों को लगे ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज टेल मी। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ऐसे जो है, मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट ऑफ यूपीएससी। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप 10 से 12 दिन भी प्रॉपरली ऐसे को देते हो, ठीक है, अगर आप 10 से 12 ऐसे प्रॉपरली लिखते हो और उसको इवेल्युएट कराते हो, उसको एनालाइज करते हो और अपनी इंप्रूवमेंट्स के ऊपर वर्क करते हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर वर्क करते हो, तो आई कैन गारंटी यू कि ऐसे में फिर आप बहुत अच्छा कमाल कर दोगे। ठीक है, लाइक यू हैव गॉट द पोटेंशियल
टू गो लाइक अप टू 150 मार्क्स टू, ठीक है, 150 160 तक भी आप पहुंच सकते हो। तो देखो ऐसे जो है इसमें सिर्फ 10 से 12 दिन देने हैं एंड हम उसके बाद अच्छा काफी करेंगे, ठीक है। इसमें हम दोनों चीजें देखने वाले हैं, जीएस टाइप और फिलोसॉफिकल एसेज को, ठीक है। मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं और किस तरह के टॉपिक्स पे आपको कितना ध्यान देना है, ठीक है। थीम्स को भी डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा ट्रेंड भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स एंड कोटेशन वगैरह कैसे इनकलकेट करना है, ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। हमारा जो पूरा सेशन होगा ना आगे का, अभी तो ये तो ओरिएंटेशन सेशन है, इसके बाद हर क्लास जो होगी ना उसमें हम क्या करेंगे कि हम 2 टॉपिक्स उठाएंगे, ठीक है, 2 टॉपिक्स उठाएंगे। पहले तो शुरुआत करेंगे जीएस टाइप के एसे से, ठीक है, जिसमें आपने काफी कुछ जीएस के पेपर्स में पढ़ा होगा जिसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो जीएस टाइप के पेपर्स से, जीएस टाइप के इश्यूज से स्टार्ट करेंगे और इसमें पहले तो मैं आपको कंटेंट बिल्ड करना सिखाऊंगी कि कंटेंट कैसे बिल्ड करना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन से लेकर तो आपकी बॉडी में कैसे क्या एग्जांपल्स इनकलकेट करनी, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। इसके साथ हम कंटेंट एनरिचमेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसको आपको स्टडी करके आना है, कुछ जो चीजें आपको अच्छी लगती है उनको मेमोराइज करके आना है, उनका एप्लीकेशन पार्ट फिर हम जो सेशन होंगे उसका जो आधा सेशन बचेगा लाइक 1 घंटे के सेशन में आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और उन असाइनमेंट्स को आप यहाँ पे लाइव परफॉर्म करोगे, उन असाइनमेंट्स को लाइव यहाँ पे सॉल्व करोगे। उसको हम धीरे धीरे करके इवेल्युएट करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या क्या उसमें जो इश्यूज है कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह का पूरा सेशन होगा, 2-2.5 घंटे का एक सेशन होगा आने वाले 10-12 दिनों में, ओके। और संडेज को या सैटरडेज को आपकी क्लास होगी, ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले व्हाई आई सेड दैट एसे इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये है हमारा मेंस का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ये जो आपका पेपर 1 है ये है ऐसे का पेपर और इसमें 250 मार्क्स मिलते हैं आपको 3 आवर्स के लिए, ठीक है। आप देखोगे ना अगर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे जीएस का है, स्पेशली जीएस पेपर 4 एथिक्स, ठीक है, इसमें टाइम की बहुत कमी पड़ती है, ठीक है। और जो जीएस 1 to 3 है उसमें तो काफी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो। और आप देखते हो जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक में से 3 साल में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ता है और अगर डिटेल में पढ़ोगे तो कम से कम 10-12 दिन लगते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म करने में। तो अगर आप ये 10-12 दिन ऐसे सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो जिसमें से कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आएगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए 10-12 दिन दे रहे हो, तो भैया 250 मार्क्स जो आपके श्योर शॉट हैं उनके लिए तो देना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे इकोनॉमी ले लो, ओके, या फिर ज्योग्राफी ले लो, ये थोड़े वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशियंट, मिडाइवल, वर्ल्ड, इतना सारा यहाँ पे वास्टनेस है, उसको कंप्लीट करते करते आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते करते प्रॉपर डिटेल में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसको आप 3 से 4 महीने दे रहे हो और उसके बदले आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 100 मार्क्स इन मेंस, ठीक है। जैसे मैं बात करूं जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 1 में क्या क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, ठीक है। एक भी सब्जेक्ट को अगर आप 3 महीने दे रहे हो, 2 महीने दे रहे हो और उसके बदले आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 100 मार्क्स मैक्सिमम, क्योंकि यूपीएससी मेंस इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, ज्योग्राफी में से 100 मार्क्स से ज्यादा पूछेगा ही नहीं, हिस्ट्री में से टोटल ही 250 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की हमने बात करी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में आपने लगाए 12 दिन, ओके, और उसमें से क्वेश्चन कितना आया, एक भी नहीं। तो इस तरह का रेशो है, तो वहां पे अपनी बेट लगाओ जहां पे पक्का है कि हाँ भाई इतने मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। और ऐसे में तो आपको पता है 2 ऐसे आपको लिखने ही है। अगर हम ऐसे को प्रॉपरली तैयार कर लेते हैं, प्रॉपरली डिटेल में तैयार कर लेते हैं, तो ये 250 मार्क्स में से सॉरी इस 250 मार्क्स में से 150 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ओके। अच्छा अब देखो इसमें जैसे जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3, आप आज एक काम करना, जो भी टॉपर्स आपको पता हो, ठीक है, जो भी टॉपर्स आपको पता है, 5 से 6 टॉपर्स की मार्कशीट निकालना, इंटरनेट पे आपको आराम से मिल जाएगी। इनमें इनके मार्क्स कंपेयर करना, जीएस पेपर 1 2 3 के मार्क्स देखना, बहुत ही कम रेंज होगी, ठीक है, लाइक जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके 110, 112, 115, 120 तक भी आ जाएंगे, ठीक है। और जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है उसके 85 to 90 आ जाएंगे, ठीक है, जो लोएस्ट परफॉर्म कर रहा है फाइनल लिस्ट वाले लोगों में से, ठीक है। तो इतना यहाँ पे वेरिएशन 90 to 120 तक का, तो 30 मार्क्स का मैक्सिमम डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और वो भी बहुत रेयर केस में। लेकिन आप जब पेपर 4 और ऐसे को देखते हो तो काफी बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो 60 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें ये 2 वैसे मैं मानती हूँ कि लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट्स है,
जो स्मार्ट स्टूडेंट है ना, देखो हार्डवर्क आप सभी लोग कर रहे हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है ऐसा नहीं है कि वो हार्डवर्क नहीं कर रहा। आप किसी को बीट करना चाहते हो ना, तो अपना स्मार्ट वर्क भी लगाओ। जैसे कि अगर आप देखोगे जीएस पेपर 4 और ऐसे, इसमें 60 मार्क्स का वेरिएशन है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाकी स्टूडेंट से 10 से 30 नंबर ऊपर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक पेपर में 60 मार्क्स का रेंज है, ठीक है, तो आप इतना ऊपर आ सकते हो। तो वहां पे जहाँ पे आप मेहनत करके 60 मार्क्स का जंप ले सकते हो, वहां मेहनत करने का मतलब है ये जीएस पेपर 1 2 3 में आपको एक जर्नलिस्ट अप्रोच आनी चाहिए, आपको चीजों का नॉलेज होना चाहिए, बस उतना काफी है, ठीक है। बहुत ज्यादा घुसो मत ये जीएस 1 2 3 में, क्योंकि देखो बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, क्योंकि इसका कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है कि यहाँ तक पढ़ लिया अब आप टॉप करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जीएस पेपर 1 2 3 इसीलिए काफी ब्रॉड हो जाते हैं, और उसमें स्कोर करना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझना कि पेपर 1 एंड पेपर जो 4 है, जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स का पेपर, ये सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स है, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स का वेरिएशन है। और लोएस्ट हैंगिंग क्यों? क्योंकि इनमें आप हिस्ट्री पढ़ने में लगा देते हो महीना भर, ठीक है, सारी हिस्ट्री मिला लो, मॉडर्न, मिडाइवल, इंडियन, एंशियंट, जो भी है, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ने में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पूरा महीने महीने लग जाते हैं। इकोनॉमी का तो भाई अंत ही नहीं है, मृणाल सर के लेक्चर्स देखोगे तो 700 पेजेस के तो उनके नोट्स हैं, ओके, लगभग 3 महीने का उनका लेक्चर्स है। तो इतना कितना देखेगा इंसान, ठीक है। और इकोनॉमी जैसे आप इतना टाइम दे रहे हो, उसके बाद आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं, 120 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मिल भी नहीं रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे जीएस पेपर 4 की बात करें तो 60 मार्क्स का वेरिएशन है, लेकिन फिर भी 60 मार्क्स का वेरिएशन है, लेकिन फिर भी आपको, अगर हमारा सेशन ज्वाइन करते हो तो 40 लेक्चर्स फिर भी आपको अटेंड करने पड़ते हैं, 40 सेशन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे का सोचो, ऐसे एक ऐसी चीज है जिसमें 60 मार्क्स का वेरिएशन सिर्फ 10 से 12 दिनों में आ सकता है, इसीलिए इट इज वन ऑफ द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, ओके। तो यही 3 चीजें हैं, देखो ऐसे, एथिक्स और ये दोनों ऑप्शनल पेपर जो आपको रैंक दिलवाते हैं। तो रैंक की तरफ जाओ, ये मत सोचो कि मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो प्रीलिम्स निकाल लूंगा, बस उतना ही है, ठीक है। विजन थोड़ा बड़ा करो और स्मार्टली प्रिपेयर करो। अब देखो दूसरी चीज आती है कि ऐसे के बारे में लिखा क्या हुआ है सिलेबस में। तो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, they will be expected to closely introspect into the subjects of essay to arrange their ideas in orderly fashion and write concisely. Credit will be given effective and एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मोटा मोटा बता दिया कि आपको लिखना कैसे है, परफॉर्म कैसे करना है, कंसाइसली लिखना है, इफेक्टिव तरीके से लिखना है, अपने आइडियाज को अरेंज्ड फॉर्म में, ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना है, और मल्टीपल टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं जिसपे आपको अपने आइडियाज लिख के आने हैं, ठीक है। तो इतना ही बताया हुआ है, कोई थीम्स नहीं बताई हुई है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ थीम्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि हमारी ये बैच लॉन्च हो चुकी है, ब्रह्मास्त्र, जिसको आप, जिस सबका जो आप सब हो, सब इसका हिस्सा हो, ठीक है। तो आज का हमारा ऐसे मॉड्यूल चल रहा है, एथिक्स कोर्स लॉन्च हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, एंड आंसर राइटिंग हो रहा है शुरू मंडे से, यानी कि 17 से। और जो भी लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम का भी हिस्सा है उनको मैं बता दूं कि ये जो 17 से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है ना, इसके लिए 17 को तो आपका ओरिएंटेशन होगा। बेसिकली हम समझेंगे कि आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी बातें क्या क्या है, एंड उसके साथ ही आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा। इस शेड्यूल में आपको ये बताया जाएगा कि इस पूरे वीक में आपको क्या क्या चीजें पढ़ के आनी है, कौन से दिन पर कौन सी चीज पढ़ के आनी है, और कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, और यही क्वेश्चन आप लिखोगे, विद इन 24 आवर्स सबमिट करोगे, 48 आवर्स के अंतर्गत आपको इवेल्युएट होके मिल जाएगा। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटरशिप, ओके। तो मेंटरशिप भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हर 15-20 दिन में विल बी गिविंग यू अ मेंटरशिप कॉल, जिसके थ्रू आपको समझ में आए कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं लैग कर रहा हूँ, कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। एंड ऐसे वाली चीज का भी ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हर जो सेशन में आप लोग लिखोगे ना मिनी असाइनमेंट्स, उसमें हम क्या करेंगे, एक एक पर्सन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कौन से पर्सन की, कौन से कैंडिडेट की क्या स्ट्रेंथ है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फिलोसॉफिकल एसेज थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें लिखने का बहुत स्कोप होता है, बहुत वाइडर स्कोप होता है, ठीक है। क्रिएटिवनेस दिखाने का अपना ज्यादा स्कोप होता है, इसीलिए मुझे ये पर्सनली ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जिनको जीएस टाइप के टेक्निकल एसेज अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें उनके पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो दे फील कॉन्फिडेंट इन दैट। तो हम इसमें आप लोगों की एक एक जने की पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप करेंगे, और देखेंगे कि कौन सा आपको चीज ज्यादा सूट कर रही है।
पहले हम लोग लिखवाएंगे आपसे ऐसे, हम लोग खुद आपके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे लिखने में, एंड हम देखेंगे कि आपको कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है, एंड देन हम उस वाली चीज पे तो ज्यादा मेहनत करेंगे ही, और दूसरी वाली चीज को भी साथ में अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो आप सभी लोग नोट डाउन कर लो। ये मोटी मोटी थीम है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको 20 to 25 और मतलब एक ब्रॉडर फॉर्म में थीम्स दूंगी, ठीक है। अभी इन थीम्स को नोट डाउन कर लो। 20 to 25 थीम्स जो दूंगी, एक्सपेक्ट करना कि इनसे बाहर चीजें नहीं जाती हैं जनरली, ठीक है। और साथ में लास्ट 25 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं हमारे यूपीएससी की मेंस में, एग्जाम्स में, एसेज में, उन सारे के सारे 25 ईयर्स के टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन पार्ट्स ऑफ द थीम्स। जैसे कि एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये एक थीम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। अगर आप इसका प्रॉपर अपना कंटेंट तैयार कर लेते हो, सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अगर मान लो ये थीम नहीं भी आती ना डायरेक्टली, तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ऐसे आएगा जिसमें आप इसको भर भर के घुसा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, ओके। वैसे तो हम 20 से 25 थीम्स का आपको एक टारगेट देंगे कि इतना आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे देखो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें ना, तो 2019 में भी इसमें ऐसे आया था कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर मेकिंग द अर्थ क्लाइमेट रिजिलियंट, ठीक है, इस तरह का एक टॉपिक आया था। दूसरा है साइंस एंड टेक। इसमें 2019 में आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग एक टॉपिक, ठीक है। साइबर स्पेस से रिलेटेड एक आया है टॉपिक। स्पेस टेक्नोलॉजी से आया है कि स्पेस में क्या क्या स्कोप है। इन सब चीजों से रिलेटेड टॉपिक्स आए हुए हैं। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द टॉपिक्स दैट हैव कम इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। वो सारा प्रोवाइड मैं आपको करूंगी। और ये कहाँ मिलेगा आपको? इसी वीक में, यानी कि 2 से 3 दिनों में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे ऐसे वाले ग्रुप पे, ठीक है। तो ऐसे वाला जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वहां पे ये पीडीएफ पोस्ट हो जाएगी, ओके। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी इज अ इम्पोर्टेंट थीम, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आप अपना टॉपिक पढ़ते हो ना पेपर 1 का, सोसाइटी वाला, सोशल इश्यूज वाला, उनमें से टॉपिक्स आते हैं। और ये वो वाले टॉपिक्स होते हैं जैसे कल्चर से रिगार्डिंग पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आपके कल्चर से रिगार्डिंग, या फिर जैसे पावर्टी वगैरह जैसा इशू है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सोशल इश्यूज इसमें आएंगे। लेकिन मोटा मोटा आप देखोगे तो कल्चर से रिलेटेड, आपकी इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, रूरल इंडिया से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें फोक जो म्यूजिक है, फोक डांसेस है, जैसे अभी 2020 में आया था, 2022 में आया था एक टॉपिक जो था रिगार्डिंग पोएट्स, ओके। पोएट्स ऑफ इंडिया, पोएट से बेसिकली रिलेटेड था। अभी दिखाऊंगी टॉपिक भी क्या था, लेकिन पोएट से रिलेटेड था, तो हमारे कल्चर से आया ये टॉपिक, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पढ़नी पड़ेंगी। और ये देखो, ये अलग से नहीं पढ़नी है, ये जीएस जो आप पढ़ रहे हो ना साथ के साथ प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन इसमें कंटेंट बिल्ड कैसे करना है, कैसे आंसर लिखना है, ये हम यहाँ देखेंगे, ओके। ओके, अनिरुद्ध अपना माइक म्यूट कर लो, ओके। देन नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट जो है, इसमें एक टॉपिक आया था कि किस तरह से हमारा एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड, हमारे इंडिया को सबसे आगे ले जा सकता है, किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट में हम काम कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इसका भी टॉपिक्स दिखाऊंगी। विमेन एंड जेंडर इश्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक आया था टॉपिक न्यू वुमेन को लेकर, ओके, न्यू वुमेन को लेकर कि न्यू वुमेन इज अ मिथ इन इंडिया। ये न्यू वुमेन क्या है, न्यू वुमेन का कंसेप्ट क्या है, मैनिफेस्टेशन कितनी क्या हो रही है, नहीं हो रही है, इन सब चीजों से रिलेटेड टॉपिक था। बेसिकली वुमेन से रिलेटेड 5-6 ऐसे आए हैं अभी तक की हिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में जब एक एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओके। गुड गवर्नेंस पॉलिटी। अब जैसे गुड गवर्नेंस पॉलिटी की बात करूं तो इसमें जैसे वाटर डिस्प्यूट्स है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक आया है, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड आया है, जीएसटी वगैरह से देखोगे आप, ओके। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन बड़ा मुद्दा था, तो इन सब से एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस पॉलिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे इसी में आप देखोगे जुडिशरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जुडिशरी, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, तो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में सीधा तो टॉपिक नहीं आया था ऐसे में 2022 के पेपर में, लेकिन एथिक्स में भी आपको इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत सारे अलग जीएस के पेपर्स में भी देखने को मिला, और ऐसे में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं इनका लिंकेज जुड़ रहा था, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल्सो
एन इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसमें ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कई बार ऐसे पूछा जा चुका है, ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के। इसके अलावा सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे टूरिज्म पॉलिसी हो गई, टूरिज्म को लेकर आ गया कोई क्वेश्चन, ठीक है, हमारी जीडीपी को लेकर आ गया एक क्वेश्चन। ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर फिलोसॉफिकल एसेज है, फिलोसॉफिकल एसेज का कोई दायरा नहीं है, ठीक है, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा। लेकिन अगर आप एथिक्स ढंग से पढ़े हुए हो तो आपको फिलोसॉफिकल एसेज में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि फिलोसॉफिकल एसेज में आपको एथिक्स की जो चीजें ना वहां से बड़ी मदद मिलती है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वाले जितने भी एसेज है ना, जितने भी थीम्स है, उसमें जीएस से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जो फिलोसॉफिकल एसेज है वहां पे आपको एथिक्स से मदद मिलेगी और बहुत मदद मिलेगी। ओके, और इनफैक्ट यहाँ से आपको एथिक्स में भी मदद मिलेगी, क्योंकि फिलोसॉफिकल एसेज हम जब लिखते हैं तो हमें कोट बेस्ड जो आंसर्स होते हैं एथिक्स में वो लिखना आ जाता है। लेकिन एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कोड बेस्ड आंसर्स जो लिखते हो वो मैक्सिमम 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और यहाँ पे आपको 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो खत्म नहीं होते पेजेस, लेकिन लिखना पड़ता है। इसके साथ एक ये भी टॉपिक कर लेना नोट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी इन बॉर्डर मैनेजमेंट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आ चुका है 2018-19 में ही, तो इसको भी नोट कर लेना। ये मोटी मोटी थीम्स है, ठीक है, कुछ ना करो तो कम से कम इतनी थीम्स पे तो पढ़ के जाना है, प्रॉपर कंटेंट प्रिपेयर करके जाना है। लेकिन इसकी जो डिटेल्ड थीम्स है, डिटेल्ड एक एक क्वेश्चन क्या आया है वो आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगी कमिंग 2-3 डेज में, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, जो ऐसे वाला ग्रुप है। ओके, तो ये सभी ने नोट कर लिया क्या? टॉपिक्स, थीम्स नोट कर ली सभी ने? आगे बढ़े तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। और देखो 2022 का एक बार पेपर देखो। एक चीज और एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, जिन्होंने नहीं किए वो अब कर लेना, ठीक है, पूरा वीक आपके पास रहेगा। तो क्या करना है आपको? ये करना है कि 2022 का जो एसे का पेपर है, हमने इसको एनालाइज किया हुआ है हमारे यूट्यूब पे, ठीक है, एनालाइज किया हुआ है कहाँ पे? यूट्यूब पे 2022 के पूरे पेपर को, कि इस पर्टिकुलर ऐसे में क्या लिखना था, क्यों ये ऐसे आया, कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, ये पूरा का पूरा हमने एनालाइज किया हुआ है 2022 का पेपर। इसीलिए मैं यहाँ एनालाइज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये जो मैंने रखे हैं ना क्वेश्चंस, टॉपिक्स, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखेंगे, देखो क्वेश्चन आता कैसे है और कैसे कैसे हमको टैकल करना है, ठीक है। तो देखो जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दो सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन में 4 टॉपिक्स आपको मिलते हैं, दूसरे सेक्शन में 4 टॉपिक्स मिलते हैं, और इन 4 टॉपिक में से एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे चूज करना है। जरा ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में बताया गया है, पहला टॉपिक है फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट और इकोनॉमिक एक्सीलेंस को जोड़ा गया है। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो हम बात कर रहे थे ना एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक की, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को, एनवायरमेंट को जोड़ा गया है इकोनॉमी से इस टॉपिक में, ठीक है। तो देख रहे हो एक आपको लिंकेज देखने को मिल रहा है एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी में, जो कि सबसे ज्यादा ये टॉपिक जो है ना, ये ऐसा है कि कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इंडिया की कोई भी एग्जाम, ठीक है, जहाँ पे भी ऐसे लिखने को आते हैं, ये टॉपिक आपको ना दिखे, ये बहुत कम चांसेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी कनेक्ट हो गया, ये बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, ठीक है, ये अलग से कहीं से उड़ के नहीं आया टॉपिक, बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे था ये टॉपिक, एंड दिस इज सेड टू बी अ जीएस टाइप ऐसे, ठीक है। तो अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आप इस पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन योर ओन प्रायोरिटीज, कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किसके साथ आप डेढ़ घंटा जो है अपना बिता सकते हो, किस टॉपिक के साथ। ओके, तो पहली चीज, अच्छा ये भी चीज बता दूं कि जब टॉपिक चूज करना हो ना, टॉपिक चूज कैसे करोगे? टॉपिक चूज ऐसे करोगे, 2 तरीके हैं। पहला तो अपना ये डिसाइड करो, अपना ये पहचानो, थोड़ा स्वॉट एनालिसिस करो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स और व्हाट आर योर वीकनेसेस, ये सब देखो जरा, और फिर पता लगाओ कि आप किस में बेटर परफॉर्म करते हो। फिलोसॉफिकल एसे में अच्छा परफॉर्म करते हो कि आपके जीएस टाइप एसे में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। पहले तो ये पता लगाओ। अगर आपके पास यहाँ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है जीएस और फिलोसॉफिकल एसेज में चुनने का, ये सेक्शन डी में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सारे फिलोसॉफिकल एसेज हैं, दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में आपके पास ऑप्शन है जीएस और फिलोसॉफिकल में से चुनने का। तो पहले तो अपना स्ट्रेंथ पहचाननी है हमको, जो आप मेरे साथ इस पूरे सेशन में पहचानोगे। इस पूरे जो हमारा 10 to 12 सेशंस का ये पूरा मॉड्यूल है ना, इसमें आप पहचानोगे कि क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या आपकी वीकनेसेस है, एंड उसी हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन से एरिया में आगे बढ़ना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज,
जो ऐसे आपको लगता है कि जिसका कंटेंट आपके पास है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसमें आपको थोड़ी सिमिलैरिटी लगती है, उन टॉपिक्स की तरफ जाओ। अगर ऑप्शन नहीं है तो ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फिलोसॉफिकल एसेज देखोगे, इसमें तो आपके पास कंटेंट पहले से प्रिपेयर नहीं होगा, लेकिन जो भी आपको फिलोसॉफिकल एसेज में जो भी कोट ऐसा लगता है जो जल्दी समझ आ रहा है, आसानी से समझ आ रहा है, और जिसको सोच के आपके दिमाग में 10 एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स पॉपअप कर रहे हैं, वो वाला ऐसे चुनो। ठीक है, ज्यादा हमें तूफानी नहीं करना है, कुछ भी हमें किक नहीं चाहिए जीवन में। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल नया है, ये ऐसे पे तो कोई नहीं लिखेगा तो मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ, ऐसा मत सोचना। ठीक है, हमको ऐसा ऐसे लिखना है जिसमें फेमिलियरिटी हो, जिसका कंटेंट थोड़ा बहुत हो, और जिसमें कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, और ऐसा ऐसे जिसको लिखने में 1.5 घंटा लिखने में मजा आए, क्योंकि देखो ऐसे इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। कितना सुंदर तरीके से, कितना सिंपली, कितने अच्छे से, कितनी आसानी से आप अपने थॉट्स को रख देते हो, और चेकर को पढ़ने में मजा आना चाहिए। इसके लिए ऐसा ऐसे नहीं चुनना है जो बोर करे आपको भी और चेकर को भी। ठीक है, तो ऐसा ऐसे चुनना जिसमें आपको मजा आए, 1.5 घंटा स्पेंड करो, मजा आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो आपके पैरामीटर्स होने चाहिए टॉपिक को चूज करने के। नाउ आते हैं 2022 का जो पेपर है उस पे। पहला टॉपिक आई होप समझ में आ गया, जीएस टाइप का ऐसे है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी को कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा देखो, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पोएट्स के ऊपर वैसे कभी कोई पूछा नहीं गया है, जहां तक मुझे याद है कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया है पोएट्स के ऊपर सीधा यूपीएससी में। लेकिन देखो हमने पढ़ा ना, कल्चर वाला पोर्शन है, सोसाइटी वाला पोर्शन है, इसमें से आ सकता है। अब देखो जैसे आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होगे, ट्विटर यूज करते होगे, व्हाट्सएप यूज करते होगे, तो हर सुबह सभी के कोई ना कोई ऐसे ग्रुप्स होंगे जिसमें कोई ना कोई शायरी आती होगी। ठीक है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर शायरी मारता है, ट्विटर देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से जो पोएटिक लाइंस है वो देखते ही रहते होगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको पोएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन गो फॉर दिस। बट याद रखना कि अगर जीएस और फिलोसॉफिकल में से आप जीएस को चुन रहे हो, और जीएस में भी ऐसा टॉपिक चुन रहे हो जिसके बारे में कुछ नहीं पता, तो बर्बाद है हम। ठीक है, अगर आपको जीएस वाला चुनना ही है तो ऐसा टॉपिक चुनना जिसके बारे में पता हो। आई एम नॉट सेइंग कि पोएट वाला टॉपिक मत चुनो, लेकिन अगर पोएट्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, 8 से 10 पोएट्स के नाम जानते हो, 8 से 10 पोएट्स के नाम पे कुछ ना कुछ आपको लाइन्स याद हो, तो ही इस टॉपिक को चुनना, वरना मत चुनना। ठीक है, दिख बड़ा फैंसी सा रहा है, लोग सोचेंगे इस पे तो कोई नहीं लिखेगा, हम लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। अगर 8 से 10 पोएट्स के नाम नहीं पता है तो मत चुनना। ठीक है, ये मैं करके एक्सरसाइज करके बता रही हूँ कि कैसे टॉपिक चुनना है। ओके, तीसरा देखो, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। अगर आप चाहो तो इसको हिस्ट्री वाले टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मानूंगी कि ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, थोड़ा फिलोसॉफिकल बेस्ड है, क्योंकि इसमें कोई दायरा नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे बताया गया कि हिस्ट्री वो होती है जहाँ पे हर उस इंसान की जीत हुई है जो साइंटिफिक तरीके से सोचता है, ओवर रोमांटिसिज्म। ओके, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया उसको फेरी टेल लग रही है, जिस इंसान को फेरी टेल लग रही है वो नहीं जीत पाता, वो इंसान जीतता है जो साइंटिफिकली प्रैक्टिकली सोचता है। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे ये हो गया फिलोसॉफिकल ऐसे। ठीक है, देन देखो ये फोर्थ वाला, जैसे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि एसेज लिख के मुझे भेजना, तो मुझे मैक्सिमम जो आए थे ना वो ये वाला ही आया था, फोर्थ वाला। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज फॉर। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी सा, बड़ा आसान सा कोट है, समझ में सबको आता है, एग्जाम्पल्स आते हैं। ये मत सोचो कि सभी लोग लिख रहे हैं तो मैं भी लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप सबसे अच्छा लिखोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे ही। ठीक है, इन सिंपली ये समझना कि आपको ये लिखते टाइम मजा आना चाहिए 1.5 घंटे के लिए। ओके, देन देखो ये चारों जो है आने वाले चारों, ये है फिलोसॉफिकल। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। ठीक है, ये बताया गया कि बेसिकली सही चीज को करने का सही समय होता है। ठीक है, इसके साथ देखो सिक्स्थ वाला क्या है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। मौका एक ही बार मिलता है, टाइम जो है आपका एक ही बार आता है। जो टाइम आया है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसे फोड़ दो, उसमें सारा अपना एफर्ट्स लगा दो, जो कर सकते हो, जितना बन सकता है उतना उसमें घुस जाओ, जान लगा दो। बेसिकली इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। ठीक है, तो एक ही बार मिलती है जीवन में अपॉर्चुनिटी। देन देखो सेवेंथ है, अ स्माइल इज चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। नाउ दिस वाज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। तो पहला तो ये निकल जाएगा कि स्माइल से आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सबसे आसान इंटरप्रिटेशन। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये कि जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, वहां हंस के टाल दो। इस तरह के 2-3 इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसे था। ठीक है, तो जब तक समझ नहीं आया ना कोई चीज, घुसना मत उसमें। सिर्फ कीवर्ड्स देख के, स्माइल देख के और एम्बिग्विटी देख के घुस मत जाना, जब तक पूरा स्टेटमेंट समझ नहीं आता। देन देखो लास्ट है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। तो यहाँ पे
जो है चॉइस के ऊपर बात हुई है, लेकिन ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि आपके पास चॉइस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चॉइस लोगे वो सही होगी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा, ये एथिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है, एथिक्स से रिलेटेड। जो 7th एंड 8th है वो एथिक्स से रिलेटेड है, बाकी ये 4th 5th 6th को भी आप एथिक्स से कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये मैंने दिखाया है सो दैट आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर लिखना कैसे है, 1200 वर्ड में कैसे एक्सपैंड करना है, ये मैं आपको बताऊंगी, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये है 2021 का पेपर। एक बार इसको एक झलक मार लो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। तो यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी यानी कि आप अपने आप को किस तरह से डिस्कवर करते हो, कैसे आप अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हो, दैट हैज टू बी लिंक्ड विथ टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक से कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, इतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरा, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। कंप्लीटली एथिक्स से रिलेट कर रहा है। जिन लोगों ने भी एथिक्स पढ़ा है उनको पता होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो एक टॉपिक है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये है आपका फिलोसॉफिकल एसे, फिलोसॉफिकल एसे है और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, बहुत सारे डायमेंशन इसमें कवर कर सकते हो। देन देखो ये नेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन व्हाइल मटेरियलिज्म इज अ काइमरा, ठीक है। ये जो है बहुत ही फैंसी वर्ड हैं, बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स से वर्ड्स हैं, लेकिन इसका आसान सा मतलब ये है कि ये यूटोपिया जो होता है ना, बेसिकली हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हर चीज सेक्रीफाइस कर देंगे, त्याग की भावना रखना, और ये कहना कि नहीं भाई हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से ग्रीड नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। ये एक यूटोपिया जो कभी अचीव नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक फैंसी सा फेरी टेल वाला वर्ल्ड है। असल में मटेरियलिज्म ही हमारे वर्ल्ड को चला रहा है, बेसिकली ये इसका मीनिंग है, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट है, ये भी किससे कनेक्ट कर सकते हो, ये भी आप एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो, फिलोसफिकल ऐसे आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो इसको भी एथिक्स से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एथिक्स के जो अलग अलग डायमेंशन हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हो। देन देखो 4th है, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। दिस इज कंप्लीटली अ फिलोसॉफिकल ऐसे, ठीक है। तो 2nd 3rd 4th जो है आपके फिलोसॉफिकल हो गए, और फर्स्ट ये है जो जीएस टाइप का ऐसे है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी देखो, hands that rocks the cradle rules the world, basically again a philosophical essay, ठीक है। what is research but a blind date with knowledge, again a philosophical essay, but इसको फिर से आप साइंस एंड टेक से कनेक्ट कर सकते हो कि बेसिकली नॉलेज के साथ आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हो वही रिसर्च है, और उसी से दुनिया आगे बढ़ रही है, ओके। इसके साथ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो यहाँ पे हिस्ट्री से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस टॉपिक को। एंड देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, दिस इज अगेन अ फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2021 में, अगर आप देखोगे 2022 में हमने देखा कि लगभग लगभग 8 में से 6 ऐसे ऐसे थे जो कि फिलोसॉफिकल थे, और 2 ही थे जो जीएस टाइप के थे, ओके। और यहाँ पे 2021 में देखोगे तो 2021 में ये पहला वाला हटा दो, उसके बाद 6 7 हटा दो, तो 3 एसेज जो हैं वो जीएस टाइप के हैं, और बाकी 5 जो हैं वो फिलोसॉफिकल हैं। तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जीएस टाइप वाले एसे पे आपको मेहनत तो करनी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी का, लेकिन फिलोसॉफिकल एसेज को भगवान भरोसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो फिलोसॉफिकल एसेज पे हम थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने वाले हैं, ठीक है। जिनका फिलोसॉफिकल एसे पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका ज्यादा कमांड नहीं है, उनके ऊपर भी ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फिलोसॉफिकल एसे आपको एक ना एक तो चूज करना पड़ ही सकता है, ओके। तो ध्यान रखना कि फिलोसॉफिकल एसेज को हवा में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो कुछ चीजें, 5 चीजें हैं बेसिकली, इनको जरा नोट कर लेना। 5 चीजें जो हमको एसे के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है। पहली क्या है, पहला है कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये आपका बिफोर हैंड तैयार होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां जाके सोच रहे हो। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपके सबसे इफेक्टिव पार्ट होते हैं, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होंगे। अगर आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन अच्छा नहीं है तो समझ लेना कि आपका जो चेकर है, जो रिव्यूअर है, उसे मजा नहीं आ रहा है, और अगर उसे मजा नहीं आएगा तो बॉडी में कितने ही एग्जाम्पल लिखो, कितने ही कोटेशन लिखो, कितनी ही फ्लावरी राइटिंग लिखो, जो भी वर्ड्स यूज करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन नहीं होगा अच्छा। इंट्रोडक्शन अच्छा चाहिए क्योंकि उससे चेकर की इंटरेस्ट बढ़ता है और वो अंदर जाके पढ़ता है पूरी बॉडी को। और कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए क्योंकि जब चेकर खत्म करता है आपका ऐसे पढ़ के, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कंक्लूजन का रहता है, और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है ना आपको कंक्लूजन के बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपका पहले से तैयार होना चाहिए।
यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की मैगजीन है, जैसे योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आते हैं, वहां से इनको छापते हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, कि यहाँ से जो भी टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी अच्छा अच्छा पहला पैराग्राफ लिखा है उसको अपने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में यूज करते हैं। लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें आपको कोई बता नहीं सकता कि कहाँ पे कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कितना आप इसमें से लो कितना नहीं लो। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, क्योंकि हम इसको आप इसके रिगार्डिंग भी आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। 2-3 तरह का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप चाहो तो उसमें से सीधे ले सकते हो, या फिर थोड़ा सा उसके हिसाब से जोड़कर अपना अलग बना सकते हो। और इनको ट्राई कब करोगे, ट्राई एंड टेस्टेड जो चीजें है ना वही यूज करना है अपने मेंस में। जो आप अपने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बनाओगे उसको आपको यूज करना है हमारे एथिक्स के जो टेस्ट एसे के जो टेस्ट होंगे। आई होप आपको पता है कि आपके 2 फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्लूडेड है इस सेशन में। तो इसमें टेस्ट में आपको लिख के उसको ट्राई करना है और देखना है उस पर आपको कैसा रिव्यू मिलता है। ये वाला जो टाइम है ना, ये पूरा जो एसे का सेशन है, इसमें जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, जितने कांड करने करके देख लो, ठीक है, क्या काम कर रहा है आपके लिए क्या नहीं कर रहा है करके देख लो, क्योंकि ये सही टाइम है, ठीक है। इट इज बेटर टू स्वेट इन पीस, अदरवाइज यू हैव टू ब्लीड इन द वॉर। ओके, तो ये काम नहीं करना है, ब्लीड नहीं करना है हमको वॉर में जाके, मेंस के पेपर में ये सब ट्राई नहीं करना है, यही करके जाना है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देखेंगे। दूसरा है सेकंड, आइडियाज एंड फ्रेमवर्क्स। ओके, तो बेसिकली करेंगे क्या, तो जरा समझना यहाँ पे, जैसे ये टॉपिक है, ओके, ये टॉपिक है, अब इसके आसपास हम आइडियाज बिल्ड करेंगे, ठीक है, आइडियाज लाइक डायमेंशंस बिल्ड करेंगे और अलग अलग पार्ट्स इसके बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो न्यू वुमेन का जो टॉपिक था, ठीक है, न्यू वुमेन, तो न्यू वुमेन क्या है, कंसेप्ट क्या है, पहला आइडिया तो ये हो गया व्हाट इज न्यू वुमेन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू वुमेन, तो इसमें मैनिफेस्टेशन के आइडियाज सोचेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे इंडिया में ये एग्जिस्ट कर रहा है न्यू वुमेन का कंसेप्ट। उसके बाद दूसरा आइडिया होगा कि कैसे इंडिया में नहीं है ये न्यू वुमेन का, सब सिर्फ मिथ है, ये देखेंगे। एंड में होगा कंक्लूजन। तो ये हो गए हमारे मोटे मोटे आइडियाज, ओके। इसके अलावा यहाँ पे इन आइडियाज के आसपास आपको पॉइंट्स बिल्ड करने हैं अपने, ठीक है। तो इसमें आपको अपने डायमेंशंस को और एक्सप्लोर करना रहेगा। तो ये आइडियाज एंड फ्रेमवर्क वर्ड मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब जो आप करोगे ना, ये सारी जो प्रैक्टिस अभी ये बता रही हूँ, ये सब आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, उस ड्राफ्ट में करनी है, उसके बाद आपको अपने फाइनल एसे पे जाना है, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट बनाना है, अभी दिखाऊंगी भी कि कैसे ड्राफ्ट बनता है। तो ड्राफ्ट बनाना है, उसके बाद फाइनल एसे पे जाना है, और यहाँ पे आपको सोच के रख लेना है कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स को कहाँ कहाँ पे लिखने वाली हूँ या लिखने वाला हूँ, कौन कौन से आइडियाज मेरे होंगे जिसके ऊपर मैं स्क्रोल करूंगा। और यहाँ पे जैसे मान लो आपने ये 3 डायमेंशन सोचे, तो इसका एक ऑर्डर भी बनाना आपको पड़ेगा कि पहला जो आपने लिखा उसी से दूसरा वाला लिंक हो, दूसरे वाले से तीसरा वाला लिंक हो, हर पैरा अपने ऊपर और अपने नीचे वाले पैराग्राफ से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि जब हम ड्राफ्ट लिख रहे होते हैं ना, ड्राफ्ट में हम सोच रहे होते हैं कि ये चीजें रखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, बाद में हमको रियलाइज होता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें इतना दम नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो उसको हटाओ बाद में, ठीक है। तो ये सब फ्रेमवर्क वगैरह वाला काम हम बाद पहले से करके रखेंगे ड्राफ्ट में। देन देखो थर्ड है हमारा डायमेंशंस एंड द ऑर्डर ऑफ थॉट्स। तो मैंने जो बताया ना डायमेंशंस कौन कौन से लेने हैं, जैसे आप अपना देखोगे इसमें एक पेस्टल अप्रोच होती है, पेस्टल अप्रोच बात करूंगी इसकी भी आगे। पेस्टल अप्रोच क्या होती है, पेस्टल में होता है पहला तो आपका पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल अप्रोच, यानी कि पॉलिटिकली अगर आप उस डायमेंशन को जोड़ सको। देन ई से है हमारा एनवायरमेंटल अप्रोच, एस से है हमारा सोशल अप्रोच, टी से है हमारा टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड अप्रोच, ई है हमारा इकोनॉमी एंड एल है हमारा लीगल। तो ये पेस्टल अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे एक आइडिया आपने सोचा कि व्हाट इज न्यू वुमेन, इनको इन सभी 6 के 6 डायमेंशन से जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ डायमेंशन जो मैं आपको बता रही हूँ, आगे और डायमेंशन है, ठीक है। तो इनको जरा लिखते चलना अपनी कॉपी में सो दैट आप इसको यूज कर सको, ओके। देन फोर्थ है हमारा, फोर्थ चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं अटेंशन ग्रैबर ऑफ द एसे, ठीक है, जिससे अटेंशन खिंचता है चेकर का, समझ में आता है उसको चेकर को कि मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, और मजा आएगा तो मार्क्स मिलेंगे। तो जो कोट्स होंगे, एनेक्डोट्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, इनको जगह जगह पे स्प्रिंकल करते हुए चलना है। कैसे करना है ये भी बताऊंगी, और क्या कोट्स क्या एनेक्डोट्स उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए जगह जगह पे धक्के नहीं खाने हैं, जगह जगह पे सोर्सेज जाके देखने नहीं है कि कोट कौन सा यूज करूं, एनेक्डोट कौन सा यूज करूं। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो हम आपको बताएंगे। आप अपनी साइड से लगाना चाहो तो देयर इज नो बाउंडेशन, आप बिल्कुल लगाओ अपने कोट्स, अपने एनेक्डोट्स, अपनी तरफ से जो जो लगाना है वो लगाओ उसको, लेकिन ट्राई एंड टेस्ट कर लेना यहाँ पे जो फुल लेंथ टेस्ट दोगे उसमें, ठीक है। इसके अलावा
लिंकेज जरूरी है, मैंने बताया ना कि जो आप जो भी पैरा लिख रहे हो उसका ऊपर वाले पैरा और नीचे वाले पैरा से लिंकेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख रहे हो किसी भी चीज का, जैसे न्यू वुमेन की बात करें, न्यू वुमेन क्या है कि विमेन का जो कंसेप्शन है चेंज हो गया है। पहले जो विमेन थी आज की डेट पे अलग विमेन है, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी मैंने पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिया कि भाई पहले ऐसा हुआ करता था कि विमेन जो थी वैदिक एरा में ऐसी थी, अर्ली वैदिक में ऐसी थी, लेटर वैदिक एरा में ऐसी थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो एंशियंट एरा में ऐसी सिचुएशन थी, मिडाइवल एरा में ऐसी सिचुएशन थी, मॉडर्न एरा में ऐसी सिचुएशन थी। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके लिंक किया पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को। उसके बाद क्या किया, अब मुझे मान लो पॉलिटिकल पैराग्राफ पे जाना है, पॉलिटिकल डायमेंशन पे जाना है, तो मैं क्या बताऊंगी, एंड में मैं बताऊंगी कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न वुमेन है, मॉडर्न इंडिया में जो वुमेन है वो हिस्टोरिकल वुमेन से काफी आगे बढ़ चुकी है, बट दिस इज नॉट कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ द वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। ये मैंने बताया डिसीजन मेकिंग, मैंने बता दिया लास्ट लाइन में जो पहला पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने शुरू किया कि डिसीजन मेकिंग की जब बात करते हैं हम, तो पॉलिसी मेकिंग भी उसमें आता है, डिसीजन मेकिंग फॉर द नेशन, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे आता है। एंड इसीलिए पॉलिटिकल एरिना में भी विमेन जो है दे आर डूइंग वंडर्स, या उनकी ये कमी हो रही है पॉलिटिकल एरिना में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, हिस्टोरिकल पहले बता रही थी पहले पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में पॉलिटिकल पे आना था, लेकिन दोनों के बीच में लिंक जरूरी थी। और लिंक मैंने कैसे जोड़ी, ऐसे जोड़ी कि पहले मैंने बताया कि हिस्टोरिकली चलो अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। फिर अगले में बताया कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ घर की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, पूरे नेशन की हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर हमारी विमेन को हम दे रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ दिस थिंग्स, लाइक रिजर्वेशन दे रहे हैं हम पॉलिटिकल सेक्टर में, पंचायत में हम 33% रिजर्वेशन हमने दिया है विमेन को। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एक से दूसरे को जोड़ना है। फिर दूसरा हमने बताया पॉलिटिकल वाला, ठीक है। तो पॉलिटिकल से अब इकोनॉमिकल आना है। तो पॉलिटिकल में हमने बताया कि भाई हम पॉलिसीज ये बना रहे हैं, इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन डू वी हैव द इनफ फंडिंग। तो फिर थर्ड हमने बताया कि इकोनॉमिकली ऑल्सो नाउ द वुमेन आर टर्निंग टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। किस तरह से वो अपने लेबर फोर्स में आ रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं इकोनॉमिकल सेक्टर में, ये बताया। तो एक पैरा दूसरे पैरा से लिंक, दूसरा पैरा तीसरे पैरा से लिंक, ओके। तो पहला था हिस्टोरिकल, दूसरा था पॉलिटिकल और तीसरा था इकोनॉमिकल। तो ये तीनों को हमने आपस में लिंक किया है। ये लिंकेज के बिना बहुत अधूरा रहेगा आपका ऐसे। तो याद रखना, जब भी कोई पैरा यूज करो, कोई भी पैरा लिख रहे हो, तो उसका फर्स्ट सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो उसके पहले वाले पैराग्राफ से जुड़े, और उसका लास्ट सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो उसके नीचे वाले पैराग्राफ से जुड़े। अदरवाइज अगर फ्लो नहीं होगा, अगर लिंकेज नहीं होगा, तो वो आपका ऐसे है ही नहीं, ठीक है। जो चेकर है ना उसको इरिटेशन होता है, अनॉय हो जाता है वो कि क्या लिख रहा है, कोई इसका कोई तार ही नहीं मिल रही कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो ये लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब कैसे लिंक करना है ये भी बताऊंगी मैं। अब देखो आगे, ये क्या है, ये देखो, ये मैंने ये शायद मेरा 2019 या 20 का एक ऐसे है जो मैंने एक टेस्ट सीरीज में लिखा था, ठीक है। बेसिकली वो टेस्ट सीरीज थी और उसमें मैंने एक ऐसे लिखा था जिसमें ये था, ये देखो, हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, ये टॉपिक था, ठीक है। अब ऐसे तो लिखना है 1000-1200 वर्ड में, लेकिन उससे पहले 15 से 20 मिनट करनी होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे, इस तरह से थोड़ा सा, मैंने तो काफी डिटेल में मैं तो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ, जो दिख ही रहा होगा आपको, समझ नहीं आ रहा होगा क्या कहाँ लिखा है। तो इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या कहाँ पे लिखा है और किसी को नहीं समझाना है। तो जहां पे जैसा समझ में आए वैसी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिखी है और ये कंक्लूजन, ठीक है। तो मैंने इन तीनों के लिए जगह जगह छोड़ दी। अब मैंने सोचना चालू किया कि चलो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि भाई एजुकेशन है क्या, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो 2-3 साल पुरानी कॉपी है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन मैंने याद कर लिया था, एक कोट स्वामी विवेकानंद का, ठीक है, कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन। ये क्या है, ये कोट है जो मैंने याद किया हुआ था, पहले से प्रिपेयर किया हुआ था। तो जैसे ही आया एजुकेशन के ऊपर कोई टॉपिक, मैंने यहाँ पे ये कोट छाप दिया। इस तरह से मैंने धीरे धीरे इसके अंदर गई, अरिस्टोटल के कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। उसके अलावा किस तरह से इसको नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, कॉन्फिडेंस से जोड़ा, टॉलरेंस से जोड़ा, ठीक है। फिर बॉडी में आए तो बॉडी में हमने पहला आइडिया एक्सप्लोर किया कि एजुकेशन किस तरह से टॉलरेंस का वे बनाता है, ठीक है, वे टू टॉलरेंस कैसे जा रहे हैं हम। फिर दूसरा हम देखेंगे कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो वे टू इनटॉलरेंस भी बन सकता है, ठीक है, इस पे हम एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद हम वे फॉरवर्ड देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन है, एजुकेशन को हम कैसे और इस तरह से एक मीन्स बना सकते हैं, टूल बना सकते हैं टॉलरेंस का। तो ये यहाँ पे ये देखो, ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लोर किए हुए हैं।
ठीक है, आपको इसको देख के एकदम ऐसा नहीं करना है, लेकिन ये बेसिकली मैंने दिखाया कि ड्राफ्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, ड्राफ्ट 15 से 20 मिनट में बनाओ और बाकी के 1 घंटे में 1 घंटा 15 मिनट इतने टाइम में आप बाकी का ऐसे लिखो, तो टोटल मिला के 1.5 घंटा आपको मिलेगा। किसके लिए? एक ऐसे के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे ये जो ऐसे है इसमें कुछ कुछ जो समझ आ रहा है मुझे, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जोड़ा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम है। ठीक है, उसके बाद अशोक का नाम है। तो धीरे धीरे हिस्टोरिकल में भी हम एंशियंट से मिडाइवल, मिडाइवल से मॉडर्न आए, वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ा। ठीक है, इसके अलावा देखो सोसाइटी से कुछ पॉइंट्स जुड़े हैं। ओके, इसके बाद विमेन से कुछ पॉइंट जुड़े हैं, पॉलिटिकल पोर्शन से कुछ जोड़ा है, गवर्नेंस से कुछ जोड़ा है, आईआर से कुछ जोड़ा है। ठीक है, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज से कुछ जोड़ा है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखो, रंजीत दसाले, ये उस टाइम पे एक टीचर थे जिनको बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिला था, टीचर थे ये। ठीक है, तो यूएन का कोई अवार्ड मिला था इनको टीचर्स से रिलेटेड। ओके, तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। रोहित वेमुला का केस हुआ था उस टाइम पे कास्ट सिस्टम को लेकर। ठीक है, दलित थे रोहित वेमुला, तो उन्होंने सुसाइड कर ली थी, तो उससे रिलेटेड ये पूरा एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है, इसके बाद रिलीजन से जोड़ा गया इसको। ठीक है, औरंगजेब से जोड़ा, हिटलर से जोड़ा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी जोड़ा। ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह से जोड़ा, और उसके बाद हमने फिर वे फॉरवर्ड लिखा था कि क्या क्या वही कर सकते हैं। ओके, इसके बाद कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन में मैंने कुछ नहीं लिखा है, 2-3 चीजें छोड़ के, वर्ड्स लिख के छोड़ दिया है। ओके, आई एम सो सॉरी, बीच में पावर कट हो गया था। ओके, नो इश्यूज, चलो आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमने डिस्कस कर लिया था उसके आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ड्राफ्ट आपको बनाना है। ओके, एंड इस ड्राफ्ट के बाद क्या करना है, ये ड्राफ्ट आपने बना लिया, अब ये कंक्लूजन के ऊपर हम थे कि कंक्लूजन में क्या करना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड दैट इज फ्री फ्रॉम। ये क्या है भाई? तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने एक पोयम है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, उसको मैंने याद किया हुआ था ऑलरेडी, और मैंने उसको कंक्लूजन में अपने दिमाग में सोच लिया था कि मुझे ये पोयम को यूज करके एक कंक्लूजन फ्रेम करना है। तो बेसिकली मैंने एजुकेशन को, टॉलरेंस को और रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस पोयम को कनेक्ट करके एक कंक्लूजन बनाया था। और ये कंक्लूजन कैसा था? एक्शन ओरिएंटेड था। ठीक है, कैसे ये बताऊंगी। तो समझ गए ना, इस तरह का एक ड्राफ्ट आपको बनाना है अपने एसेज को लिखने से पहले। नाउ देखो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या करना जरूरी है। ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। इंट्रोडक्शन जो है, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन बनाओगे, ये सारी चीजें नोट कर लेना, क्योंकि इसके बारे में मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगी नहीं। आने वाले सेशन में फिर हम कंटेंट की तरफ चलेंगे और एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे। ये वाली जो चीजें, ये स्ट्रेटजी वाली चीजें हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो ये सबसे पहले बिफोर हैंड प्रिपेयर होता है। ठीक है, पहले से तैयार करके रखना है, इंट्रोडक्शन हो या कंक्लूजन हो, दोनों चीजों को पहले से तैयार करके रखना है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन यहीं से शुरू होता है। अब आप देखोगे दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन के, या ऐसे को शुरुआत करने के, ऐसे की शुरुआत करने के। पहला तरीका होता है, ये देखो इसको कहते हैं हम अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट। जैसे आपको कोई भी ऐसे समझ में आ गया, ऐसे का टॉपिक समझ में आ गया। अब दो तरीके हैं, एक तो फटाक से उसका एग्जाम्पल, फटाक से उसका इंटरप्रिटेशन लिख दो। दूसरा है कि बातों का पहले प्लॉट रेडी करो, धीरे धीरे उस पॉइंट पे आओ। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है इमीडिएट अनाउंसमेंट कि हाँ भाई हमें सब आ गया, हमसे वेट नहीं हो रहा, हम तो सारे पत्ते यहीं खोल देंगे। दूसरा होता है डिलेड अनाउंसमेंट,
ठीक है, कि धीरे धीरे हम पहले प्लॉट रेडी करते हैं, थोड़ी उसकी भूमिका बांधते हैं और फिर उस टॉपिक पे आएंगे। तो हमेशा याद रखना डिलेड अनाउंसमेंट जो होते हैं ना वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, वर्क्स वेल। ओके, व्हाई? क्योंकि यहाँ पे आपने सारे पत्ते अपने शुरुआत में नहीं खोल दिए। अभी जो मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसे जो हमारा 2022 का पेपर आया उसमें लिख के मुझे सेंड करना, मैक्सिमम ऑफ द एसेज में मुझे ये देखने को मिला कि हर कोई, एक तो वो टॉपिक कोई भी होगा, कोई भी समझदार इंसान होगा, वो वही टॉपिक चुनेगा जो उसको समझ में आ रहा है। जैसे ही जो टॉपिक उन्होंने चुना उसके बाद फटाक से जैसे ही ऐसे शुरू हुआ उसका इंटरप्रिटेशन लिख दिया इमीडिएट बेसिस पे। ठीक है, अब बच्चा क्या, सब तो आपने खोल दिया कि हाँ भाई इससे हम ये समझते हैं, आपने सारे पत्ते खोल दिए। इसीलिए जनरली कोशिश करना कि इमीडिएटली आपको इंटरप्रिटेशन पे नहीं आना है। जैसे अभी एक टॉपिक देखा था ना, वो शिप वाला, कि शिप का काम होता है तूफानों से लड़ना, ना कि शोर पे बैठ के आराम करना, इस तरह का एक टॉपिक था ना। तो उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कई सारे ऐसे मिले और ऑलमोस्ट सभी ने ये किया था कि इंट्रोडक्शन ऐसे ही शुरू किया कि बेसिकली पूरे बात का, पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कभी भी कोशिश करना कि डायरेक्टली इतनी जल्दी इतनी उत्साह में कूदना नहीं है हमें टॉपिक पे। ठीक है, थोड़ा सा डिलेड अनाउंसमेंट करना। कैसे? पहले यहाँ पे भूमिका बांधो। कैसे बांधोगे भाई? कि ये बताओ, जैसे कुछ फैक्ट्स लेकर आओ, कुछ एनेक्डोट्स लेकर आओ, कुछ यहाँ पे स्टोरीज लेकर आओ। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, शिप की बात कर रहे थे कि शिप का काम ये नहीं होता है, शिप का काम होता है, शिप का काम शोर पे बैठना नहीं होता है, शिप का काम होता है कि वो चलती रहे, चैलेंजेस से टकराए। ठीक है, तो वैसे ही एक ह्यूमन लाइफ से आप इसको जोड़ सकते हो कि ह्यूमन जब पैदा होता है तो उसे इतने इतने सारे चैलेंजेस से अपना फेस करना पड़ते हैं, चैलेंजेस। ठीक है, वो यहाँ पे सारा दिन सोया नहीं रह सकता, सारा दिन वो डायरेक्टली पैदा होके मर नहीं सकता। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ यू आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, until and unless you have a purpose in life, so you are getting a life in this world, you have got a life to perform your functions। ठीक है, तो आपको उसके लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और आप नहीं तो क्या करो, सोते रहो, बट सोने के लिए तो आपका जीवन में, आप इस जीवन में नहीं आए हो ना। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट करो, पहले आप इसकी भूमिका बांधो, प्लॉट रेडी करो, फिर उस इंटरप्रिटेशन पे आओ। सीधे हमें इंटरप्रिटेशन पे नहीं कूदना है। दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ एथिक्स, दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ जीएस की सीधे आप इंटरप्रिटेशन पे कूद गए। थोड़ा सा अनाउंसमेंट को डिले करो। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, ऐसा नहीं कि पहले कुछ भी लिख रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका बहुत मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे आप एनेक्डोट्स लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे ये भी बताऊंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे मेटाफर जो भी होगा, जैसे फिलोसॉफिकल एसेज में मेटाफर होता है। मेटाफर यानी कि कोई कहावत के फॉर्म में, कोई कोट के फॉर्म में टॉपिक है, इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डिकोड करो, एक एक तार खोलो, एक एक कीवर्ड खोलो। ठीक है, एक साथ सब कुछ नहीं खोल देना है। एंड इसमें डोंट बी टू स्पेसिफिक। लाइक डोंट बी टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि कोई भी एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करनी है। जैसे कि मैं अभी ये भी बताती हूँ, और ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ। ठीक है, खुद का भी एक्सपीरियंस और जो आप लोगों की कॉपीज चेक करिए उसका भी एक्सपीरियंस। तो देखो, मैंने जब आंसर्स आपसे मांगे थे, एसेज मैंने बोला था कि आप लिख के आना, तो कुछ कॉपीज मुझे दिखी कि टॉपिक कुछ भी हो। ठीक है, टॉपिक कुछ भी हो, उन्होंने दो ऐसे प्रिपेयर कर लिए थे, विमेन और एनवायरमेंट। तो हर चीज में सिर्फ और विमेन, सिर्फ विमेन और सिर्फ एनवायरमेंट यही घुसा हुआ है, और कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नहीं होना है। ये तो चलो डायमेंशंस की बात हुई, वैसे ही रीजन स्पेसिफिक भी नहीं होना है कि जैसे इंडिया से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही आप घुसे रहो, उसको और डायमेंशन एक्सप्लोर करो कि बाहर उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या है। जैसे एक टॉपिक आया था न्यू वुमेन वाला जो हम बात कर रहे थे ना, तो ये न्यू वुमेन के ऊपर टॉपिक था कि इंडिया में जो ये न्यू वुमेन वाला कंसेप्ट है, दिस इज अ मिथ, ये टॉपिक था। तो यहाँ पे बोला गया है इंडिया में, लेकिन जब बोला गया फिर भी आपको स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया पे नहीं रुकना है। ऐसे है 1200 वर्ड्स हैं, पूरा माहौल है, क्रिएटिवनेस का पूरा स्कोप है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर अदर डायमेंशंस टू। लेकिन याद रखना, यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, लेकिन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द टॉपिक से डिविएट हुए बिना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया के बारे में पूछा है तो आप पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो, इंडिया के बारे में बात ही नहीं कर रहे। मेजरली आपकी बात इंडिया के बारे में होगी, लेकिन आप किसी को भी छोड़ोगे नहीं, सब जगह जा जाके एक्सप्लोर करोगे। विमेन का जो टॉपिक है, न्यू विमेन का टॉपिक है, इसको आप ये भी देखोगे कि यूएस में किस तरह से ये न्यू विमेन का टॉपिक आया है, कैसे कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। अफ्रीका जैसा जो ग्लोबल साउथ है, जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे किस तरह से ये न्यू वुमेन का कंसेप्ट उठ रहा है, कैसे दिख रही है न्यू वुमेन, विमेन की क्या नई इमेज है, विमेन के क्या नए फंक्शंस, क्या रोल हैं। इस तरह से आप कंसेप्ट को थोड़ा सा वाइडली देखोगे, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होके देखोगे। ओके, इसके साथ देखो एनेक्डोट से शुरू कर सकते हो। एनेक्डोट जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, एक दो एनेक्डोट्स के एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल आया था, एक कोट आया था, बेसिकली ऐसे से रिलेटेड एक कोट था जिसमें पूछा गया था, जिसका भी माइक ऑफ नहीं है ना वो माइक ऑफ कर लो।
तो बेसिकली उस कोर्ट में उस ऐसे में ये पूछा गया था कि किस तरह से आप यहाँ पे चॉइसेस को अपनी कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे हमने देखा भी ना 2022 का ऐसे है, तो उसमें बेसिकली चॉइसेस की बात की हुई है, ठीक है। तो इन चॉइसेस वाले क्वेश्चन में एक एनेक्डोट जो आप लिख सकते हो, जैसे एक मैंने पढ़ा भी था कहीं पे कि किंग होते हैं, ठीक है, किंग एक पर्सन होते हैं, ठीक है, एक सेज होते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई आप इतने खुश कैसे रहते हो, आपको क्या दुनिया में कभी दुख नहीं होता, कभी दुविधा नहीं होती। तो यहाँ पे सेज उनको जवाब देते हैं, वो संत जो है वो जवाब देते हैं कि मैं जब भी उठता हूँ ना, मेरे पास दो चॉइसेस होती हैं, और सबसे अच्छा, मेरा सबसे फॉर्चुनेट चीज मैं ये मानता हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे हमेशा दो चॉइसेस मिली हुई है। तो ये किंग पूछते हैं कैसे दो चॉइसेस रहती है आपके पास, हमें तो दुख मिल रहा है तो हमको दुखी होना ही है, हमारे पास तो यही चॉइस होती है। तो सेज उसको बताते हैं कि भाई देखो, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद दो चॉइसेस होती हैं, पहला तो और आलस करो सो जाओ, या दूसरा कि और उठो, पर्पस के लिए अपने काम करो, वट एवर योर पर्पस इज, उसके लिए काम करो। फिर जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसको भी देखने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप उससे अपने आप को विक्टिम बना लो, या फिर आप उससे अपने आप को लर्नर बना लो, आप लर्नर बनाना चूज करो। कोई आपके पास आ रहा है आपकी कंप्लेन लेकर, तो उसे आप ऑप्टिमिस्टिकली देखो, या फिर आप उससे दुश्मनी कर लो। ऑप्टिमिस्टिकली देखोगे तो आपका ही यहाँ पे और ज्यादा एनहांसमेंट होगा, स्किल्स का एनहांसमेंट होगा, पर्सनैलिटी का एनहांसमेंट होगा। तो बेसिकली सेज किंग को समझाते हैं कि देखो भाई, लाइफ जो है दैट इज फुल ऑफ चॉइसेस, whenever you remove the junk out of your life, every situation has got two choices and you have to choose between these two choices, and this availability of choices is a fortune in itself। इस तरह से आप यहाँ पे चॉइसेस वाले टॉपिक को टैकल कर सकते हो एनेक्डोट के फॉर्म में। ओके कुछ कोट्स भी हैं जो इसी तरह के एनेक्डोट्स के फॉर्म में आते हैं। जैसे कि देखो, एक कोट है जिसमें किंग जो होते हैं, किंग वाज पासिंग बाय एंड ही सीज अ ओल्ड मैन प्लांटिंग सम ट्रीज। ओके, एंड दिस किंग आस्क्ड दिस ओल्ड मैन कि भाई तुम्हारी तो इतनी उम्र हो गई है, क्या ओल्ड मैन हो तुम, तो इतने क्या उगा रहे हो ये ट्रीज, इसके फल थोड़ी तुमको मिलेंगे। You are growing a mango tree. Do you think that these mango will benefit you? Do you think that you will be able to taste these mangoes? Then this old man replies कि भाई ऐसा नहीं है, I have got one right. I got a right to eat mangoes, to taste mangoes when my forefathers planted this mango tree, and because of this mango tree that my forefathers planted, I'm getting the right to eat those mangoes. Okay, and now this is my responsibility to plant this mango tree for my coming generation so that they can also have the right to taste this mango. Okay, so basically this anecdote explains you कि क्या importance है आज की जनरेशन जो कर रही है उसका अगली जनरेशन के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस पड़ेगा, पिछली जनरेशन ने जो किया है हमारे लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। दिस कैन बी यूज्ड इन क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, ठीक है, कि जो हम आज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा। तो इसको आप बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो। ओके, जैसे महात्मा गांधी के एनेक्डोट्स होते हैं, महात्मा गांधी की जो लाइफ की स्टोरीज हैं। जैसे महात्मा गांधी को एक बार बोला गया, कोई आया उनके पास कि भाई मेरा बेटा जो है बहुत शक्कर खाता है, बहुत मीठा खाता है, ठीक है, तो इसको आप रोकिए। तो महात्मा गांधी ने बोला 2 दिन बाद आना। वो लेडी आती है, तब महात्मा गांधी उसको समझाते हैं कि भाई बेटा ऐसा मत किया करो, इतना मीठा खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि ये बात तो आप 2 दिन पहले भी बोल सकते थे, ऐसा क्या आपने 2 दिन में किया। देन महात्मा गांधी रिप्लाइड कि देखो भाई, ऐसा है कि मैं खुद मीठा बहुत खाता हूँ, तो मुझे पहले खुद को सही करना है, देन आई कैन प्रीच। ओके, तो फर्स्ट आई हैव टू प्रैक्टिस एंड देन ओनली आई कैन प्रीच। तो इस एनेक्डोट को आप जहाँ पे भी सूटेबल लगे वहां यूज करो। ऑनेस्टी का एक महात्मा गांधी का एनेक्डोट है, ठीक है, कि महात्मा गांधी को टीचर आती है, बोलती है कि भाई चीटिंग कर लो, तुमने ये गलत लिखा हुआ है इसको सही कर दो। महात्मा गांधी चेंज नहीं करते हैं, बाद में स्टाफ रूम में जाते हैं और हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं टीचर से कि मैंने आपकी बात नहीं मानी क्योंकि माई कॉन्शियसनेस डिड नॉट अलाउ मी, माई कंसाइंस डिड नॉट अलाउ मी, ठीक है। तो ये एक ऑनेस्टी का एग्जाम्पल हो गया। करप्शन वाले टॉपिक्स में यूज कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप ऐसे यूज कर सकते हो। जैसे टॉलरेंस की अभी हमने बात करी, एक टॉपिक देख रहे थे ना टॉलरेंस का, उसमें एक एनेक्डोट यूज कर सकते हो कि आप देखते हो कि एक बच्चा है, ठीक है, ये वीडियो अभी थोड़े दिन पहले वायरल भी हो रही थी पूरे ट्विटर वगैरह सब जगह। ये बच्चा है, ये बच्चा क्लास में आता है और क्लास में से बहुत जूते पड़ते हैं। टीचर जो है हर रोज ये बच्चे को पनिश करते हैं, उसके हाथ पे छड़ी मारते हैं, क्योंकि ये बच्चा बेसिकली ध्यान नहीं दे रहा होता है पढ़ाई में, ठीक है, होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करता है। तो जैसे ये बच्चा आता है ना, सबसे पहला रिचुअल क्लास का ये होता है कि इसको छड़ी मारेंगे और इसको क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे, ठीक है। यही पूरा सब चल रहा होता है और पूरी क्लास इसको नालायक मानती है बच्चे को। एक दिन टीचर जो है अपने घर से, अपने ऑफिस से, स्कूल से घर जा रहे होते हैं, तो टीचर देखते हैं कि ये छोटा सा बच्चा 6-7 साल का बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चा जो है अपने फादर को व्हील चेयर पर लेकर जा रहा है। इसके फादर डिसेबल्ड होते हैं,
लेकिन इस बच्चे का जो ये पूरी हिस्ट्री है, ये पूरी घर की कहानी है, ये टीचर को पता ही नहीं होती। एंड टीचर वाज बीइंग जस्ट सो क्रूअल, सो रूड ओवर हिम। ओके, अगले दिन ये बच्चा आता है और ये बच्चा आते ही अपना हाथ आगे कर देता है कि लो भाई छड़ी पड़ेगी आज भी। देन टीचर कीप्स द दैट जो स्टिक होती है वो उसके हाथ में रखते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि आई वाज सो रॉन्ग, आई वाज सो इनसेंसिटिव, कि मैंने तुम्हारी कंडीशन समझने की कभी कोशिश ही नहीं करी। तो दिस कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ एम्पैथी, कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग्स ऑफ अनदर पर्सन अंटिल एंड अनलेस यू गो एंड स्टैंड ऑन देयर प्लेस। ठीक है, यू गो एंड वेयर देयर शूज, स्टैंड ऑन देयर प्लेस। Until then you cannot understand the sufferings of the जो same party. Okay, so you cannot do that. तो बेसिकली इस तरह के एनेक्डोट्स आपको यूज करने हैं और ये एनेक्डोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस। जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बुद्धा हो गए, महावीर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इनकी लाइफ से कुछ एनेक्डोट्स होंगे जो अलग अलग सिचुएशन में आप सूट कर सकते हो, पुट इन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एनेक्डोट्स अलग से भी होंगे। आपको भी बेसिकली थोड़ा सा हम एनकरेज करेंगे कि एनेक्डोट्स कैसे लिखने हैं और कैसे इनकलकेट करना है। लेकिन फिर से एक सजेशन कि आप जो भी आप एनेक्डोट्स लिखो ना, उसको पहले ट्राई और टेस्ट कर लेना हमारी फुल लेंथ टेस्ट में, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, फिर कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, और कुछ भी लिखने के चक्कर में, कुछ भी एनेक्डोट बनाने के चक्कर में फिर हमारी जो मार्क्स हैं उस पर अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। इसके साथ जो सब्जेक्ट मैटर है, कीवर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे लास्ट ऐसे जो मैंने दिखाया, जिसका ड्राफ्ट मैंने आपको दिखाया था, उसमें कीवर्ड्स क्या थे? एजुकेशन वाज वन ऑफ द कीवर्ड। ओके, इसके अलावा टॉलरेंस था, नॉलेज था। ठीक है, तो ये तीन चीजों के आसपास ही हमारा जो ऐसे है वो घूमना चाहिए। याद रखना, जितना भी एक्सप्लोर करना है करो अपने ऐसे में, लेकिन अपने ऐसे से डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, और इसमें कीवर्ड जो है ना, ये आपको मदद करेंगे इंट्रोडक्शन बनाने में, जहां पे एनेक्डोट नहीं पॉसिबल है, जहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पॉसिबल है। ओके, आगे बात करते हैं। सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो भाई, सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो, सो दैट आई कैन चेक कि सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बाय योर एक्सप्रेशन आई गेट टू नो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉडी। अब देखो, बॉडी में मैंने बताया कि जो भी टॉपिक है, ओके, टॉपिक है, इसके आसपास हमने आइडियाज हमको देखने हैं। ये आइडियाज कैसे डिसाइड करोगे? 4 W's in 1H से ये आइडियाज डिसाइड करोगे। कैसे? ये 4 W's in 1H क्या है? 4 W's में W का मतलब है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। क्या मतलब है इसका? कि देखो, जैसे मान लो न्यू वुमेन वाला कंसेप्ट हम देख रहे थे। न्यू वुमेन में हमने देखा कि व्हाट इज न्यू वुमेन, मतलब क्या है न्यू वुमेन का। वेन वाला कंसेप्ट कि न्यू वुमेन ये कंसेप्ट आया कब से, क्या पहले क्या था, आज क्या है, क्या है बेसिकली। देन व्हाई दिस कंसेप्ट ऑफ न्यू वुमेन इज देयर, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू वुमेन, ये आया व्हाई। ठीक है, वेयर, तो यहाँ पे अलग अलग रेंजेस में आप सोचोगे, स्पेशली सोचोगे कि भाई इंडिया में ऐसा है, यूएस में ऐसा है, इस जगह पे ऐसा है, तो वेयर वाला कंसेप्ट आ गया। एंड हाउ, कि किस तरह से ये मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, किस तरह से न्यू वुमेन दिख रही है हमको, इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, ये सब देखेंगे। तो ये 5 तो आपके आइडियाज, बेसिक चीजें हो गई। कोई भी टॉपिक आए, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे जीएस टाइप का हो, इसमें ये 5 चीजें लागू होंगी। ओके, कैसे होंगी आपको सोचना पड़ेगा, मोल्ड होकर होके हो सकती है, लेकिन होंगी। ये 5 चीजें अप्लाई होंगी, 5 आइडियाज अप्लाई होंगे। एनवायरमेंट की बात करें, एनवायरमेंट के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई टॉपिक आया, जैसे अभी हमने देखा फॉरेस्ट वाला एक टॉपिक था, 2022 में आया, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक एक्सीलेंस के ऊपर एक टॉपिक है। ठीक है, तो 2 चीजों को कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें आप बताओगे व्हाट इज फॉरेस्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्सीलेंस, व्हेन, तो कब से ये फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक एक्सीलेंस का तालमेल जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा एनवायरमेंट में घुस सकते हो, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं, यूएनएफसीसी हो रहा है, इसके बारे में बता सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बातें हो रही है, ये सब बता सकते हो। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो। बेसिकली ये वेन जो है ना, ये टेम्पोरल पर्सपेक्टिव है। टेम्पोरल यानी कि टाइम के हिसाब से, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये जो है ना, ये वेन में आएगा। ठीक है, फिर वाई जो है कि क्यों फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों फॉरेस्ट और इकोनॉमिक एक्सीलेंस जुड़े हुए हैं। देन वेयर जो है ये आपका स्पेशियल पर्सपेक्टिव है, यानी कि स्पेस में आप देखते हो कि यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा, रूरल एरिया में ऐसा हो रहा है, अर्बन एरिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है, यूएस में ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है, साउथ में ऐसा हो रहा है, ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। ये सब चीजें आप देखते हो वेयर में। एंड हाउ में आप इसकी मैनिफेस्टेशन देखते हो कि कैसे ये एक्चुअल में चीज दिख रही है। दिस हाउ इज अ abundance of this, how should be an abundance of examples. ओके, कि कैसे कैसे आपको दिख रहा है।
नाउ दीज आर द ब्रॉडर आइडियाज, ठीक है। इसके अंदर अब हमको जाना है, ठीक है। इसके अंदर अब कैसे जाएंगे, इसके अंदर ऐसे जाएंगे जैसे व्हाट की बात कर रहे हैं तो इनको भाई अलग अलग पर्सपेक्टिव से जोड़ो, पेस्टल पर्सपेक्टिव से जोड़ो। पेस्टल जो मैंने बताया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड और लेजिस्लेशन लॉ से रिलेटेड, ये सभी सेक्टर्स में सोचो हर आइडिया को। जैसे यहाँ पे व्हाट को सोचा, व्हेन को सोचा, व्हाई को, वेयर को, हाउ को, इन सभी को सोचो इन पेस्टल के बेसिस पे। वैसे ही इसके बाद एक आएगा कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक न्यू वुमेन की बात करी तो न्यू वुमेन का, अगर न्यू वुमेन है तो न्यू वुमेन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अगर न्यू वुमेन नहीं है, न्यू वुमेन सिर्फ एक मिथ वाला कंसेप्ट है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये सोचो। समझ रहे हो, ऐसे सोचना है आपको। ओके, और इसमें भी आपको ये पेस्टल अप्रोच लगानी है। तो आइडियाज बड़े बड़े हैं, ब्रॉड ब्रॉड हैं, इनके अंदर आपकी पेस्टल अप्रोच लगनी चाहिए। एंड ये पेस्टल अप्रोच जो बता रही हूँ ना, ये फिर भी रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच है। इसकी जगह क्या कर सकते हो, इसकी जगह ये कर सकते हो कि सिलेबस जो है ना आपका, ये मैंने हमारी एथिक्स वाली बैच में भी बताया हुआ है, सिलेबस जो है उसके हिसाब से जाओ। जैसे अगर आप GS1 में जाते हो तो GS1 में सबसे पहले आता है हिस्ट्री, ठीक है, सिलेबस उठा के देखना अगर नहीं पता है तो। फिर आता है ज्योग्राफी, फिर आता है हमारा सोसाइटी, ठीक है। फिर आता है 4th नंबर पे हमारा, जब आप पेपर 2 की तरफ जाते हो, पॉलिटी। ओके, फिर आता है 5th पे गवर्नेंस, देन 6th पे आता है IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। देन पेपर 3 की तरफ जाते हो, इसमें आता है इकोनॉमी, ठीक है। फिर 8th आता है हमारा एग्रीकल्चर, फिर 9th आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट, 10th आता है सिक्योरिटी, 11th आता है एथिक्स। ये 11 तो आपके मोटे मोटे हो गए। अब हिस्ट्री में भी देखोगे तो एंशियंट में अलग, मॉडर्न में अलग, मिडाइवल में अलग, वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग। ज्योग्राफी में देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी में अलग, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अलग। सोसाइटी में देखोगे तो रूरल में अलग, अर्बन में अलग, ठीक है। पॉलिटी में देखोगे तो स्टेट वाइज में कुछ अलग पॉइंट मिलेगा, डायमेंशन मिलेगा, सेंट्रल पे कुछ अलग डायमेंशन मिलेगा। तो इन एरियाज में कुछ एक्ट आपको मिल गए जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पास किए हुए हैं, कुछ बिल मिल गए, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। गवर्नेंस में क्या रिफॉर्म हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, विमेन से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इनको देख सकते हो। IR में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में विमेन से रिलेटेड बातें कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, इन सभी। तो लगभग आप मिला के देखोगे ना तो लगभग 16 पर्सपेक्टिव, 16 डायमेंशन आपको मिलते हैं यहाँ से अपने सिलेबस से ही। 16 डायमेंशन। सोचो जरा, आपको लिखना है 1200 वर्ड्स। 1200 वर्ड्स में आपके पास इतना अबंडेंस में है लिखने को कि 16 डायमेंशन आपको एक जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये अलग अलग आइडियाज की तो मैंने बात ही नहीं करी है। अब इनमें क्या है, जैसे व्हाट में आपको 16 डायमेंशन, व्हेन में आपको 16 डायमेंशन, ऐसा, ठीक है। अब हर किसी में आपको ये डायमेंशन नहीं मिलेंगे, इसीलिए अगर कुल मिला के ये सारे आइडियाज, इनको मैं आइडियाज बोल रही हूँ, ठीक है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ को मैं आइडियाज बोल रही हूँ, और इन सबको इसके अंदर के पॉइंटर्स या डायमेंशन कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीजों को मिला के भी अगर 20 डायमेंशन, 20 बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना, 20 पैराग्राफ्स में आप पूरा अपने ऐसे को समअप कर सको, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो मैंने ऐड ही नहीं किया है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया ऐसे आपका हो जाएगा। 16 डायमेंशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और इसमें भी ये 16 डायमेंशन इन पांचों आपको 4 W's एंड 1 H में एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली करना है, सोचोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो चीजें आएंगी। ओके, अच्छा, इसके अलावा सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान देना है, सिर्फ कंप्लेन करके नहीं आना। आप लोगों ने बोला था कि ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन, ऑप्टिमिस्टिक एक अप्रोच रखनी है, तो ऑप्टिमिज्म दिखता है जब सॉल्यूशन देते हो, ठीक है। तो सिर्फ कंप्लेन्स करके नहीं आना है, सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनवा के नहीं आना है, एक कंक्लूजन देके आना है, जैसे कि एक सॉल्यूशन देकर आना है। जैसे कि न्यू वुमेन वाली बात कर रहे थे, तो न्यू वुमेन इज अ मिथ, ये बोला गया टॉपिक में, तो हमको बताना है कि भाई ठीक है, इतना अच्छे से नहीं हुआ है न्यू वुमेन का कंसेप्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट की स्कीम्स बताओ इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स बताओ, आर्टिकल्स बताओ, एक्ट्स बताओ, बिल्स बताओ, ये सब बताओ कि एफर्ट्स क्या है। और इसमें देखो, इस तरह से थोड़ा सा एक बांधना पड़ेगा, लाइक आपने यहां तक बता रहे थे इस पैराग्राफ तक कि भाई चैलेंजेस क्या क्या है, वाई न्यू वुमेन इज अ मिथ इन इंडिया, ये आप बता रहे थे। अब आगे आके आपको चेंज करना है अपना पैराग्राफ और वे फॉरवर्ड की तरफ आना है, सोल्यूशन की तरफ आना है। तो आप यहाँ पे ऐसे चेंज करोगे कि आप बताओगे, यहाँ पे ऐसा लिखोगे कि the situation is so negative, so are we sitting idle, are we not doing anything, is our government making no efforts, ये क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, क्वेश्चन आपको पूछना है, then you have to answer no,
वी आर मेकिंग सम एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स आर लाइक दिस। ऐसे करके आप उसमें फिर गवर्नमेंट के एफर्ट्स बताओगे, एफर्ट्स भी बताओगे तो अलग अलग लेवल पे। नाउ देखो ये तो डायमेंशंस की बात करी ना, स्टेक होल्डर्स के बेसिस पे भी डायमेंशन होते हैं, ठीक है। लाइक आप बताओगे इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर रहे हो आप, इंडिविजुअल लेवल पे क्या स्टेक आपका आ रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हो न्यू वुमेन के कंसेप्ट को रियलाइज करने के लिए। या एनवायरमेंट वाला टॉपिक है तो एनवायरमेंट के लिए आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हो, फिर सोसाइटी लेवल पे क्या कर सकते हो, नेशन लेवल पे क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हो। ये स्टेक होल्डर अप्रोच भी आपको यूज करनी है अपने आंसर में, अपने एसे में, और इसके थ्रू भी आपको डायमेंशंस मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो आगे आएंगे, इसमें ईच ऑफ देम में पेस्टल अप्रोच लगा सकते हो, और यूपीएससी के ऑप्शनल से जितने भी ऑप्शनल होते हैं ना, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हर जगह जहां जहां से जुड़ सकते हैं वहां वहां से जुड़ो, ठीक है। डायमेंशन जोड़ना है एंड पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है। पॉइंट फॉर्मेट इज अ बिग नो नो, ठीक है। पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, और पैराग्राफ भी बहुत लंबे लंबे नहीं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, लाइक 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए। अगर बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो तो थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखो, और उस बड़े पैराग्राफ में एक डायमेंशन आपका कवर हो जाए, ठीक है। ऐसा करना है। एंड एक डायमेंशन एक पैराग्राफ में आनी चाहिए, एक जो आप एक एरिया जो एक्सप्लोर कर रहे हो वो एक डायमेंशन में आना चाहिए। और देखो वैसे आपको ना डायमेंशंस बहुत सारे मिल जाएंगे जब धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना, डायमेंशन बहुत मिल जाएंगे। ये तो 1200 वर्ड का ऐसे है, आपको 3000 वर्ड का भी ऐसे लिखना आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने जो भी डायमेंशन सोचे हैं, जो ड्राफ्ट हमने बनाया ना, उसमें हमको यहाँ पे ऑर्डर करना है, उनको ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा सबसे अच्छा लगेगा पॉइंट, उसके बाद कौन सा लिंक जुड़ रहा है, तीसरा उससे कौन सा लिंक जुड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिंक जोड़े थे ना हमने, वैसे आपको ये लिंक जोड़ते जोड़ते ऑर्डर जो है ना ये डिसाइड कर लेना है ड्राफ्ट में। और दूसरी चीज ये कि ऑर्डर के साथ आपको ये सोचना है कि आपने मान लो किसी एक आइडिया में 5 पॉइंट सोचे कि व्हाट इज न्यू वुमेन, व्हाट इज द आइडिया ऑफ न्यू वुमेन। इसमें आपने 5 पॉइंट सोचे, मान लो 5 में से आपको एक पॉइंट उतना अफेक्टिव नहीं लग रहा है तो आप 4 पॉइंट ही लिखो, ओके। और बाकी एरियाज में फिर बढ़ाओ अपना पॉइंटर्स। ये सब चीजें, ये सब डिसाइड कब होगा, हमारे ड्राफ्ट बनाने के टाइम पे ही डिसाइड होगा, ओके। इसके साथ हर पैरा जो है वो अपने ऊपर वाले पैरा और अपने नीचे वाले पैरा से कनेक्टेड होना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। एंड देन यूज सम लिंकर्स। लिंकर्स जैसे कि पहला पैराग्राफ आपने लिखा हिस्टोरिकल बेसिस पे लिखा, सेकंड पैराग्राफ आप पॉलिटिकल बेसिस पे लिख रहे हो, थर्ड पैराग्राफ आप लिख रहे हो इकोनॉमिकल बेसिस पे, अलग अलग पैराग्राफ है। इनको जोड़ने के लिए आप ये वर्ड्स यूज करोगे, इनको बोलते हैं लिंकर्स। However, similarly, also, therefore, perhaps, moreover, जैसे कि हमने लिखा कि हिस्ट्री में तो भाई ऐसा हो रहा था, हिस्ट्री इन when we see at later Vedic era, the women were not given so many rights. नीचे है, however, today the women have got a lot of rights. Today the women is standing strong in political, economical, social arena, in every side of sectors, okay। तो ये आपने however यूज कर लिया, similarly यूज कर सकते हो, also यूज कर सकते हो, ये लिंकर्स हैं जो आपको यूज करने हैं। जैसे एक पैरा खत्म हो रहा है ना, उसके बाद अब्रप्टली कोई दूसरा पैरा शुरू नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में लिंक होनी चाहिए। कई जगहों पे आप जब बहुत क्रिएटिव नहीं हो पाते हो, जब हमारे दिमाग में एंजाइटी चढ़ जाती है, हम नहीं सोच पाते कि ये 2 पैराग्राफ को कैसे लिंक करूं, जब कुछ नहीं सोच रहा ना कि ये 2 पैराग्राफ कैसे लिंक होंगे, तो वहां पे ये लिंकर्स बड़े काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिंकर्स आपको बचाते हैं, जहां पे कहीं कहीं पे आपका छूट जाएगा ना लिंक, वहां पे ये लिंकर्स आपको बचाएंगे फ्लो मेंटेन करने में, ठीक है। बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इफेक्टिव आपको लगेगी जब आप ऐसे लिखोगे। देन देखो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में आपको हर चीज को समराइज करना है। कैसे समराइज करना है, ऐसा नहीं कि जो ऊपर लिखा है उसको रिपीट कर दो, देयर शुड बी नो रिपीटेशन, देयर शुड बी नो रिपीटेशन, याद रखना, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ओके। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, समराइज ऐसे होना चाहिए कि जो चीज मैंने बोला था ना कि हम क्या करते हैं, इतने उत्साही हो जाते हैं कि कोई चीज समझ आ गई, उसके फटाक से नीचे जैसे ही शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, वही सब चीजें अपने सारे पत्ते खोल देते हैं, ठीक है। सब कुछ बता देते हैं कि ये इसका मतलब है, ये इसके एग्जाम्पल है। ऐसा इंट्रोडक्शन की जगह कंक्लूजन में करो, कंक्लूजन में आओ और बताओ कि भाई पूरा जो हमने इतनी बात करी ना, उसका अल्टीमेट एम जो था वो ये था, हम ये बताना चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से थॉट हमारा ये है, ठीक है। तो ये समराइज हमने उसको करा है, ठीक है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि जो एनेक्डोट्स यूज करते हैं ना, एनेक्डोट्स, जो लोग एनेक्डोट्स यूज करते हैं उनके लिए एक फायदा ये होता है, अगर उनको यूज करने आ जाता है तो। जिसको नहीं आता है ना उसको मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप 2-3 बार ट्राई करने के बाद अगर एनेक्डोट नहीं आ रहे तो मत करो, ठीक है, ट्राई मत करो। लेकिन अगर आ जाते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये कि एनेक्डोट, जैसे मान लो कोई आपने कहानी लिखी राम श्याम की, ठीक है, जनरली ऐसी कोई कहानी लिखी राम और श्याम की, ठीक है, कोई भी कहानी थी। अब इसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया,
अब पूरी बॉडी में कहीं मेंशन नहीं किया, पूरी बॉडी में आप सारे डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे थे। अब जब आप कंक्लूजन की तरफ आए तब आपने ये राम श्याम का मेंशन फिर से किया है। तो समझ रहे हो, एक पूरा पैकेज हो गया। शुरुआत आपने राम श्याम से करी थी, एंड भी आपने राम श्याम से करा है। जैसे कि आपने महात्मा गांधी का कोई कोट लिया, महात्मा गांधी का कोई एनेक्डोट लिया, महात्मा गांधी के आपने इस एनेक्डोट से शुरुआत करी थी और इसी एनेक्डोट को आपने एंड के कंक्लूजन में जोड़ा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है पूरे ऐसे को एक प्रॉपर चीजों में पिरोने का, ठीक है। लाइक एक एक करके आपने उसको पिरोया है, हर जगह पे सारे चेक बॉक्सेस फिलअप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हो, एनेक्डोट्स की मदद ले सकते हो कंक्लूजन में भी। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि जो एनेक्डोट आपने इंट्रोडक्शन में यूज किया था उसी एनेक्डोट को कंटिन्यू करना है आपको कंक्लूजन में। कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी जब आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। मैं एक ऐसे आपको खुद लिख के बताऊंगी, आप लोगों को मॉडल आंसर मॉडल ऐसे एक भेजूंगी मैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के पहले। उसको आपको एक बार पढ़ना है और देखना है कि जो ये चीजें मैं बता रही हूँ क्या वो अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है उसमें, ठीक है। वो आपको अप्लाई होती हुई दिखेंगी कि ये एनेक्डोट हमने ऊपर यूज किया था, अब ये देखो ये हो रहा है, ठीक है। तो ये अब जैसे ये रियल घटनाओं पे बेस्ड होते हैं एनेक्डोट्स, ठीक है। जैसे आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई चीज लिख रहे हो तो यूएनएफसीसी, बहुत सारे तूफान आ रहे थे, आंधियां आ रही थी, ये टाइफून वगैरह आ रहे थे, ठीक है, 1990s के दौरान। सारी इकोनॉमीज खत्म पड़ी थी, हमारे इंडिया का भी आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था। क्लाइमेट ने सबकी बैंड बजा रखी थी, ओके। इसके साथ में अपनी अलग इकोनॉमिक गाथाएं जो चल रही थी वो चल रही थी। ऐसे में 1992 में क्या होता है, एक रियो अर्थ समिट होती है, ठीक है। एक रियो अर्थ समिट होती है और इस रियो अर्थ समिट में कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और इन डिसीजंस के कारण हमारा यूएनएफसीसी निकल कर आता है। और ये यूएनएफसीसी आज की डेट में कई सारे टारगेट्स अचीव कर रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली पंचामृत टारगेट यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, ये मैंने यूज किया एनेक्डोट के फॉर्म में, ठीक है। इसको ये रियल घटनाएं जो आपने एनवायरमेंट में पढ़ी हुई है ना, इसको हमने यूज किया एनेक्डोट के फॉर्म में स्टार्टिंग में, ओके। और अब इसको कैसे कंक्लूजन में यूज करेंगे कि भाई जो रियो अर्थ समिट ने इतने बढ़िया बढ़िया चीजें लाए थे, यूएनएफसीसी लाया, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन के ऊपर एक कन्वेंशन लाया, ये सब लाए थे। और आज इनकी क्या क्या रेलेवेंस है या आज इन्होंने क्या क्या नया करंट अफेयर्स में से टॉपिक उठाना, नया इन्होंने क्या अचीव किया है, ठीक है। जैसे पंचामृत वाली चीज मत खोलो इंट्रोडक्शन में, इसको खोलना अपने कंक्लूजन में। तो ये सब चीजें आपको सोच के चलनी पड़ेगी, सब चीजों का डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको हम अभी बताने वाले हैं, कौन सा हम बात के लिए बचाने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ देखो श्लोक पोएट्री वगैरह से भी आप इसको एंड कर सकते हो। जैसे श्लोक आप देखोगे, आपने सुना होगा सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव, ठीक है। ये एक श्लोक तो नहीं है लेकिन ये एक कोट है, ठीक है, एक फ्रेज है जो गांधी जी बार बार यूज करते थे कि सारे धर्म एक जैसे हैं, सारे धर्म एक समान है मेरे लिए, सारे रिलीजन एक समान है। इनको आप यूज कर सकते हो टॉलरेंस वाले में। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एक पोयम याद करी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। ये कौन सी पोयम है बताऊंगी मैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोयम थी, वो उस पोयम को मैंने यूज करा अपने ऐसे में, ठीक है। श्लोक होते हैं कई सारे, जैसे अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ये एक श्लोक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डार्कनेस से लाइट की तरफ, जो हमारी डिस्पेयर है उससे होप की तरफ, उसके बाद जो मोरालिटी है, सॉरी मोर्टेलिटी है, उससे लाइफ की तरफ, ऐसे हमारा वर्ल्ड जाए आगे, इसकी हम प्रेयर करते हैं, इसके लिए हम वर्शिप करते हैं। तो इस चीज को आप अपने कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, वॉट एवर योर टॉपिक इज। लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए, विमेन के ऊपर क्वेश्चन आए कि विमेन आर हाफ ऑफ आर पॉपुलेशन, तो विमेन को भी हमको इक्वल राइट्स देना चाहिए, तभी हमारा वर्ल्ड बदलेगा। तो इसमें आप यूज कर सकते हो। एनवायरमेंट में, क्लाइमेट चेंज में इसको यूज कर सकते हो, ये असतो माँ सद्गमय वाले श्लोक को, ठीक है। जैसे आपने वो सुना होगा, भगवत गीता के बड़े बड़े श्लोक हैं, ठीक है, जिसमें वो आता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये क्या है, ये बेसिकली जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये कोट है जो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब भी दुनिया में जो अधर्म है, जो एविल है, वो बढ़ जाएगा, तब आई विल बी देयर, okay, I'll take a form of a human and I'll be there, or I'll take any form of a living being and I'll be there to support you all। इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। जो फिलोसॉफिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिलोसॉफिकल बेस्ड एसेज होते हैं, एथिक्स बेस्ड ऐसे होते हैं वहां पे, ठीक है। और भी कई सारे श्लोक बताऊंगी अभी मैं। इसके साथ एंड में कंक्लूजन होना चाहिए जो एक्शन अराउज करे, आपको मजबूर करे, ठीक है, कि आप एक्शन लो। जैसे कि एक कोट हो सकता है, ठीक है, कि द प्रेजेंस, सुनना जरा, the presence of man is transitory, the presence of man is transitory, but every man matters and
every effort matters. ये कोट है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मैन इज ट्रांजिटरी बट एवरी मैन मैटर्स एंड एवरी एफर्ट मैटर्स। कि हमको लगता है कि हमारे कुछ करने से क्या ही उखड़ जाएगा, हमारे अकेले से थोड़ी ना दुनिया बदलने वाली है। माना कि हम जो है, हमारी प्रेजेंस जो है, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो ट्रांजिटरी है, कुछ ही समय के लिए, बट हर एक इंडिविजुअल मैटर करता है जब आपको कोई चेंज लाना है। हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट मैटर करता है जब आपको कोई चेंज लाना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब जैसे इसमें आप कुछ ऐसी हेडिंग यूज कर सकते हो जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ ऐसी हेडिंग यूज कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्निंग, ठीक है। इस तरह के कुछ हेडिंग यूज कर सकते हो, या इस तरह के कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हो कंक्लूजन में एक्शन को दिखाने के लिए कि भाई हम चाहते हैं कि कुछ इसके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। श्लोक जो लिखोगे ना उसको लिखना इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश वाले फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। देवनागरी से ज्यादा इंग्लिश वाले फॉर्मेट में लिखना अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेकर्स होंगे जो नहीं जानते होंगे हिंदी, ठीक है। तो उनके लिए आसान हो पढ़ना, ओके। अब देखो आगे बात करते हैं कुछ अटेंशन ग्रैबर्स एंड दीज आर द लाइफ ऑफ योर एसे, ठीक है। आपके एसे को लाइफ देने का काम ये सब करेंगे। कौन कौन है यहाँ पे? सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज या एनेक्डोट्स। जैसे मैंने बताया ना एनेक्डोट, बहुत सारे एनेक्डोट्स मैंने बताया कि एक तो वो 2 चॉइसेस वाला एनेक्डोट, वो मैंगो ट्री वाला एनेक्डोट, महात्मा गांधी वाला, बुद्धा वाला एनेक्डोट, ठीक है। तो बहुत सारे एनेक्डोट्स आप यहाँ पे पहले से प्रिपेयर करोगे जिसमें वी विल बी हेल्पिंग यू। दूसरा है कोट बेस्ड। कोट्स बहुत सारे याद रखने आपको। जैसे कि कोट्स की बात करूं तो महात्मा गांधी के इतने सारे कोट्स हैं, मार्टिन लूथर के इतने सारे कोट्स हैं। और जनरली याद रखना, थोड़ा स्मार्टली खेलना इसमें। ऐसे कोट्स याद रखना जो सब लोग सब जगह पे यूज कर सको, ठीक है, सब जगह पे। जैसे कि एक एक कोट है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिखा भी हुआ है कहीं पे, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है भूल गई मैं। तो एक कोट है, बेसिकली उस कोट में ऐसा है कि वी आर सिटिंग इन अ कार, ओके, एवरी वन ऑफ अस आर सिटिंग इन अ कार विच इज हेडिंग टूवर्ड्स अ wall of a brick, ठीक है, which is heading towards a wall of bricks, and every one of us is not concerned about where it is heading to. Every one of us is concerned about that where is the place that we should sit on. Okay, we are arguing with each other for the place that we should sit on. Okay, तो इस तरह के कोट्स कि हम प्रॉब्लम को तो देख ही नहीं रहे, प्रॉब्लम को तो हमने छोड़ ही दिया, नेग्लेक्ट ही कर दिया, हम इस बात पे अड़ रहे हैं, इस बात पे लड़ रहे हैं कि किसको कहाँ भेजना है, ठीक है। तो this sort of quotes can be used, okay। कई सारे quotes हैं, बताऊंगी मैं आपको। इसके अलावा कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट्स आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप जैसे विमेन की बात कर रहे हो तो विमेन को रिगार्डिंग कई सारे फैक्ट्स आते हैं, हमारे यूएन के फैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे नया अभी एनसीआरबी का डाटा आया था, ठीक है। एनसीआरबी का डाटा आया था अबाउट द क्राइम रेट इन इंडिया रिगार्डिंग विमेन। इसके अलावा एक एनएफएचएस का डाटा आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा आया था, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात की हुई थी, किसकी, वुमेन को लेकर, ठीक है। इसके अलावा यूएन का कई सारा डाटा आता है। जैसे अगर एनवायरमेंट की बात करूं तो यूएनईपी का एक डाटा था, ठीक है, जो बोलता है कि 2030 में ये क्लाइमेट चेंज के चक्कर में लगभग 100 मिलियन लोग हैं जो एक्सट्रीम पावर्टी में चले जाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीम पावर्टी में चले जाएंगे। तो इस तरह के कोट्स हो गए। याद रखना जब भी कोट लिखते हो उसका सोर्स मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी। किसको पता कि कहाँ से आप लेकर आ रहे हो ये स्टडी, ठीक है। तो कोट जब भी कोट नहीं, जब भी कोई फैक्ट मेंशन करो ना तो उसका सोर्स जरूर से मेंशन करना। जैसे कि एक और कोट बताती हूँ, सॉरी कोट नहीं, फैक्ट बताती हूँ। एक फैक्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है, ठीक है, 2020 की रिपोर्ट थी ये। ये बोलती है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट बोलती है कि 2018 का डाटा हमने एनालाइज किया, और ये रिपोर्ट बोलती है कि 2018 में जितने भी क्लाइमेट चेंज के कारण फेटेलिटीज हुई है, ठीक है, जितने भी लोगों की जान गई है, उसमें नंबर 1 पे रहा है, फर्स्ट रहा है इंडिया। India has experienced the maximum number of fatalities because of climate change, and India has experienced second highest economic losses because of climate change. Okay, तो ये एक हो गया हमारा फैक्ट। तो हमने क्या किया, इसका सोर्स भी बताया और फैक्ट भी बताया। याद रखना जब भी कोई आप आर्ग्यूमेंट रखते हो ना, उस आर्ग्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी मिलती है इन अटेंशन ग्रैबर्स से। कैसे? आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट लिखा, उसका एग्जांपल आपने दे दिया कि देखो भाई हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसका एग्जांपल ये है। अगर आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट लिखा तो उसका आपने एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया, फैक्ट दे दिया, तो आपका आर्ग्यूमेंट प्रूव हो गया वहां पे। जब भी आप कोई बात करते हो आप उसके साथ अपना प्रूफ अटैच करते हो। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद एसेज, ओके। तो ये फैक्ट्स आपको यूज करने हैं। देन देखो कुछ ना कुछ
अनसेड अनआंसर्ड छोड़ दो, ठीक है। जैसे कि आपने पूरा जब आपका ऐसे कंप्लीट होगा ना, जब आप उसको, मैं बोल रही थी कि कंक्लूजन लिखना है, वहां समरी करना है कि ये देखो भाई अल्टीमेटली हम ये मानते हैं, हमारा सोचना ये है, हमारा ओपिनियन ये है, ये ओपिनियन पूरे ऐसे में कहीं पे भी एकदम क्लियरली दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं अनआंसर्ड छोड़ना है, कि जैसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लो कि इज दिस इनफ। जैसे मान लो आपने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हम एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर आपने एंड में पूछ लिया इज दिस इनफ क्वेश्चन मार्क, ओके। फिर आपने जैसे पूछ लिया कि जैसे न्यू वुमेन की बात करें तो न्यू वुमेन से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि women have been in such a situation and now the women's situation is changing at least on the physical front, but is this the notion of new women। इस तरह से आपने कुछ अनसेट चीजें छोड़ दी, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ दिए, ठीक है। थोड़ा सा रहने दो, कंफ्यूजन रहने दो और उसको धीरे धीरे क्लियर करो, फेजेस में क्लियर करो, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूजन एक जरा दिखना चाहिए, क्वेश्चन मार्क दिखना चाहिए, ठीक है, तभी सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। एंड देन क्वेश्चंस पूछते रहो बीच बीच में, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस एंड हाईलाइट आयरनीज। आयरनीज कैसे बताओगे? आयरनीज ऐसे बताओगे कि भाई जैसे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में वी विल बी टेलिंग दैट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है जो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन एग्रीकल्चर का अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी इज नॉट इवन 10%। 10% तो छोड़ो, 5% भी नहीं है। एंड एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है दैट इज ऑल्सो टू स्लो, ठीक है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन 50% ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो क्या हो रहा है? ये आयरनी है, ठीक है। पैराडॉक्सेस बताने हैं कि भाई एक तरफ हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में अगर हम सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छे से खेती बाड़ी अच्छी होती है, सीजन अच्छा चला है, बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। जब बम्पर प्रोडक्शन हुआ है तब, क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, हर किसी के पास क्रॉप है बेचने के लिए, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, तो इसीलिए प्राइसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी साइड पे क्या है कि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन बहुत स्कार्स हुआ है। जब प्रोडक्शन स्कार्स है, ठीक है, तो प्रोडक्शन स्कार्स होने के कारण प्राइसेस तो बढ़े लेकिन इसका बेनिफिट फार्मर्स को नहीं मिला। तो चाहे बम्पर प्रोडक्शन हो या स्कार्स प्रोडक्शन हो, बेनिफिट फार्मर के पास जा ही नहीं रहा। ये एक पैराडॉक्स हो गया। कुछ ऐसी आयरनीज बता सकते हो कि भाई एक तरफ तो इंडिया इज टर्निंग टू बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो परफॉर्मेंस है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, वो कितना पुअर परफॉर्मेंस है। तो ये आयरनीज हम बताएंगे, ठीक है, ये आयरनीज के थ्रू हम अपने पॉइंट्स को प्रूव करेंगे। इसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल्स हो गए, जजमेंट हो गए, एसडीजी गोल्स वगैरह, इन सब की भी बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इनकी करंट अफेयर्स से टॉपिक्स को उठाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स से हम ऐड करेंगे इन चीजों को, एग्जांपल्स देंगे, जहां जहां से एग्जांपल्स बन पड़ते हो ना वहां वहां से एग्जांपल दो। जैसे मूवीज के एग्जांपल्स हो गए, माइथोलॉजी के एग्जांपल्स हो गए, रामायण के, गीता के, कुरान के, बाइबल के, इनके एग्जांपल्स, इनके वर्सेस यूज करो, ठीक है। जीएस के जो भी आपको मिल रहे हैं, किसका माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो भाई। तो इन सभी एरिया से आपको अपने एग्जांपल्स ढूंढने। ग्राफ देखो, जनरली लोग मना करते हैं कि डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ग्राफ थोड़ी सी अलग पोजीशन पे है। जैसे मान लो कोई इकोनॉमी बेस्ड आंसर आप लिख रहे हो, ठीक है, जैसे टूरिज्म के ऊपर लिख रहे हो, साइबर स्पेस के ऊपर लिख रहे हो, या साइबर क्राइम के ऊपर लिख रहे हो, इस तरह का कोई भी जीडीपी वगैरह वाले रिलेटेड लिख रहे हो, तो हमारा अभी इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है फरवरी में, ठीक है, जनवरी एंडिंग में आने वाला है, फरवरी में, और इसके साथ हमारा बजट भी आने वाला है। तो इन सब एरियाज में ना आपको बहुत अच्छे से बताया जाता है कि भाई कहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये जो टॉप मोस्ट हमारे ग्राफ्स होते हैं ना, उनको जरा नोट कर लेना अपनी कॉपी में, एंड उसके थ्रू आप यहाँ पे ग्राफ्स बना के दिखा सकते हो। दैट लुक्स वेरी नाइस, ओके। तो बहुत ज्यादा डायग्राम हमको नहीं बनाने हैं, बहुत ज्यादा टेबल्स वगैरह नहीं बनाने, लेकिन यहाँ पे ऐसे ग्राफ है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई ऐसे सोर्स से आ रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स से, उनको आपको यूज करना है, ठीक है। अभी जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसका भी मैं आपको डाटा दूंगी, और जो आ चुका है उसका भी डाटा दूंगी, आप यूज करना अपने आंसर्स में, ओके, ऐसे में। इसके साथ साइड हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ लोग होते हैं जो पूरे ऐसे में 5-6 हेडिंग्स लिखते हैं, और वो 5-6 हेडिंग्स जो है ना आपके पूरे अच्छे खासे ऐसे की बैंड बजा देती हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि हमको एक कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन मार्क पूरे ऐसे में बना के चलना है कि हम एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हमारे पत्ते खुलने चाहिए, लेकिन आपकी हेडिंग सब कुछ पहले ही खोल देती है। अगर आप जीएस टाइप की हेडिंग्स लिखोगे, जैसे कि मान लो क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख रहे हो, तो क्लाइमेट चेंज, मान लो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है, तो आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज के कॉजेस क्या है, तो आपने ये हेडिंग लिख दी, क्लाइमेट चेंज कॉजेस, बर्बाद हेडिंग, ठीक है, बिल्कुल बर्बाद हेडिंग। आपने लिख दिया क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल बर्बाद हेडिंग।
तो ये इस तरह की डायरेक्ट हेडिंग्स नहीं लिखनी है, हमको थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा सा इसमें क्रिएटिवनेस लानी है। जैसे कि मान लो क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज अ थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इस तरह का कुछ लिखा, ठीक है। ओके, क्लाइमेट चेंज और डिनायल, जिसको हम बोल तो रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन डिनाई करते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज द मोस्ट डिबेटेबल बट द लीस्ट एक्शन ओरिएंटेड, इस तरह की आप हेडिंग्स दोगे, ठीक है। जैसे मान लो दो चीजों के बारे में पढ़ रहे हो, साइंस टेक एंड रिलीजन के बारे में, तो आप ऐसे लिख सकते हो साइंस एंड गॉड, साइंस एंड रिलीजन, ब्रदर्स इन आर्म्स, ब्रदर्स इन आर्म्स, यानी कि दोनों चीजें आपस में साथ साथ चलती हैं, ठीक है। साइंस एंड रिलीजन, या कोई भी दो चीजें हो गई, जैसे एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, ब्रदर्स इन आर्म्स, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, इस तरह से आप यहाँ पे हेडिंग्स लिखोगे। थोड़ा सा हेडिंग्स को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो, ओके। इसके साथ में जैसे आप अ जर्नी सो फार, इस तरह की हेडिंग्स आप यहाँ पे यूज करोगे, जिसमें बेसिकली आप सारे पत्ते नहीं खोल रहे हो, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी ऐड कर रहे हो। मैक्सिमम आपको 3 हेडिंग से ज्यादा यूज नहीं करना है एक ऐसे में, ठीक है। सारी चीजें हेडिंग में ही नहीं बता देनी है, थोड़ी थोड़ी हेडिंग यूज करो। अब यहाँ पे जैसे वे फॉरवर्ड नहीं लिखोगे आप अपने ऐसे में, ठीक है, जैसे आंसर राइटिंग में लिखते हो ना अपने, वे फॉरवर्ड आपके ऐसे में नहीं लिखना है, कंक्लूजन नहीं लिखना है, अलग से कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालनी है, वे फॉरवर्ड हेडिंग नहीं डालनी है, ओके। तो ये हेडिंग्स की इंपॉर्टेंस है, ओके। देन देखो कुछ कोट्स, कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ फैक्ट्स जो आपको यूज करने हैं, जैसे मैंने अभी तो बता दिया है, लेकिन फिर भी कोट्स जैसे कि लोक समस्ता सुखीना भवन्तु, ये क्या है, ये एक माइथोलॉजी से हमारे एक कोट है, लोक समस्ता सुखीना भवन्तु, मतलब कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऑल द पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड शुड बी एट पीस एंड शुड बी प्रॉस्परस, इस तरह की चीज हम यहाँ पे कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये मैं बता रही थी ना, वी आर इन अ जाइंट कार हेडिंग टुवर्ड अ ब्रिक वॉल एंड एवरीवन इज आर्ग्यूइंग ओवर वेयर दे आर गोइंग टू सिट, इस तरह के कोट्स जो हर जगह पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, मार्क्स बटोरो स्कीम, मार्क्स यहाँ से बटोरते हैं, ठीक है। तो मार्क्स बटोरो स्कीम में कोट्स, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ना है इनको, इनको कैसे क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे यूज करना है, ये आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ये कोट की बात करी, जैसे अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, ये जैसे एक इम्पोर्टेंट कोट है, तो इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप हर जगह इनको यूज कर सकते हो। बुद्धा के कुछ कोट्स हैं, लिव एंड लेट लिव, तो ये कोट्स हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हो और बिल्कुल आराम से इनको यूज भी कर सकते हो, एक ही कोट को हर जगह, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे अभी एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में आप शुरू ऐसे कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में बता दो। क्या किसी को पता है डूम्सडे ग्लेशियर क्या है? एनीबडी जिसको पता हो डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में, है कोई? चलो मैं बता देती हूँ। डूम्सडे ग्लेशियर का एक्चुअल में नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर, ये अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा सा ग्लेशियर है, ठीक है। ये बहुत तेजी से अभी क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, ओके। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये जब पूरा मेल्ट कर जाएगा ना, तो 65 सेंटीमीटर्स हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा। 65 सेंटीमीटर्स, कैन यू इमेजिन 65 सेंटीमीटर कितना होता है? तो लगभग आधे मीटर से भी ज्यादा हमारा जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा, और ऑलमोस्ट काफी सारी जो आइलैंड कंट्रीज है वो डूब जाएंगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम यूज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में ही, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज का कोई एग्जाम्पल है, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। एक है पराली आइलैंड, पराली आइलैंड, ये पराली आइलैंड बेसिकली लक्षद्वीप पे एक आइलैंड हुआ करता था, ठीक है, जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता, पूरा डूब चुका है, सबमर्ज हो चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान की फ्लड्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में, जहां पे जैसे आपको सूट करे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिविटी। देन एक है पिपलांत्री विलेज का एक एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को कई बार बताया। पिपलांत्री विलेज इज बेसिकली अ विलेज इन राजस्थान, जहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि जब भी एक डॉटर का जन्म होता है इस विलेज में, जब भी एक लड़की का जन्म होता है, तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं इस विलेज में, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, एनवायरमेंटल एथिक्स, जहां पे भी यूज करना हो, ठीक है। कुछ पर्सनालिटीज के एग्जांपल्स ले सकते हो, मेधा पाटकर जी का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे लोग हैं जो एनजीओ वगैरह भी चला रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह से भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए। फैक्ट्स कहाँ कहाँ से ले सकते हो? जितनी भी बड़ी बॉडीज हैं, जो भी आप द हिंदू पढ़ते हो ना, जितना भी, वो सब यहाँ पे यूज करना है। यूएन की बॉडी हो गई, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट्स हो गई, इंडाइसेस हो गए, आईयूसीएन की रिपोर्ट हो गई, गवर्नमेंट डाटा हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स यूज करो, जहां जहां पे यूज कर सकते हो, एक्ट्स यूज करो, ये सब करना है। और याद रखना, जो भी आप द हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो,
इन सभी को पढ़ने का मतलब तभी निकलता है जब आप इनको अप्लाई कर सको। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने इनको बनाया कि भाई आप इनसे इंस्पिरेशन लो और इनको अपनी आंसर राइटिंग में यूज करो, इनको अपने एडिटोरियल्स जो है इनके उनसे इंस्पिरेशन लेके एसेज में यूज करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि आप चाहे कोई भी एनालिसिस देख रहे हो, कोई भी मैगजीन्स पढ़ रहे हो, कम से कम अगर आपने एनालिसिस देख लिया है, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट फिर भी दो पेपर को, पढ़ो एटलीस्ट, उसमें देखो कि कैसे जो ऑथर्स हैं वो फ्लो मेंटेन करते हैं। जो ऑथर्स है ना ये सब न्यूज़पेपर्स के जो एडिटोरियल्स वगैरह लिखते हैं, वो ऑलरेडी सर्विस में है, कहीं ना कहीं IAS है, कहीं ना कहीं IPS ऑफिसर है, तो उनको पता है कैसे फ्लो मेंटेन करना है। उनको पढ़ पढ़ के आपको समझ में आएगा कि फ्लो कैसे मेंटेन होगा, लिंकेज कैसे मेंटेन होगा, कैसे नई चीजें लेकर आनी है, ये सब आपको उनको पढ़ के एनालाइज करोगे आप, ठीक है। तो इनको पढ़ने का मतलब सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से नहीं है, इनको पढ़ने का मतलब हमको आंसर राइटिंग और एसे से भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मदद करेगा अपने एसे में। ओके, आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन वाली चीजें जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज तो, एक बार आपने कोई टॉपिक चुन लिया, अब दूसरों के बारे में मत सोचो, ठीक है। एक बार आपको 2 लोगों ने प्रपोज किया था भाई, 2 लोगों ने प्रपोज किया, आपने 2 लोगों में से एक को चुन लिया। अब ये मत सोचो काश इसको चुन लेती या काश इसको चुन लेता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको एक टॉपिक चूज कर लिया, बड़े समझदारी से टॉपिक चूज करो, और अब टॉपिक चूज कर लिया है ना, अब उस पर स्टिक करो, और उसके अलावा और किसी टॉपिक की तरफ आंख उठा के नहीं देखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देन देखो, जनरलिस्टिक रहना है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नहीं होना है। जैसे मैंने बताया था ना कि इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया की नहीं करना है, वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करो, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लोर करो। जैसे विमेन के बारे में टॉपिक आया, तो ऐसा नहीं देखना है कि भाई सिर्फ विमेन ही दुखियारी हैं, विमेन के बारे में ही सारा लिखना है। विमेन को कनेक्ट करो चिल्ड्रन से, ठीक है, विमेन को कनेक्ट करो एल्डरली से, विमेन को कनेक्ट करो मेल्स से, ठीक है, मेन से, इन सभी से कनेक्ट करो। विमेन को कनेक्ट करो सोसाइटी से, विमेन को कनेक्ट करो गवर्नमेंट से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उन सभी से कनेक्ट करो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होना है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नहीं होना है, जितना ब्रॉड हो सके उतना यूज करो। और यहाँ पे लैंग्वेज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लैंग्वेज जो है जनरली हम कुछ चीजें हैं जो ऐसे ही यूज कर लेते हैं, वो आपको अब जब लिखोगे ना तब भी मैं बताऊंगी। जैसे लोग क्या है ना, जनरली द बहुत यूज करते हैं, द वुमेन, द दिस, द दैट, ऐसे करके। द जो है ना ये काफी स्पेसिफिक टर्म हो जाती है, ठीक है। आप जब किसी चीज के आगे द लिख देते हो ना, इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। इसीलिए जनरली टर्न योर प्रायोरिटी टुवर्ड्स अ इंस्टेड ऑफ द। ओके, तो ये कुछ लैंग्वेज में चीजें हैं जो हम देखेंगे कैसे आप यूज कर सकते हो। लैंग्वेज के थ्रू भी आपका जो ऐसे है ना वो थोड़ा और अच्छा होता है, थोड़ा ब्रॉडर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइक्लिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप विमेन से सोसाइटी की तरफ जाओ, विमेन से गवर्नमेंट की तरफ जाओ, या सोसाइटी से विमेन की तरफ आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साइकिल होना चाहिए। जैसे इंडिविजुअल की बात करी थी मैंने, इंडिविजुअल लेवल पे आप कुछ कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ कर रहे हो, फिर आप सोसाइटी लेवल पे कुछ कर रहे हो, फिर नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये क्या है, ये एक साइकिल बन रही है ना। आप कहीं से भी इंडिविजुअल और कहीं पे से भी इंटरनेशनल लेवल को उठा के नहीं ला रहे, एक साइकिल के फॉर्म में आप चल रहे हो। तो ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पे आ रहे हो, तो हिस्ट्री और पॉलिटी के बीच में एक लिंकेज जरूरी है, एक साइकिल जरूरी है, ठीक है। ये साइकिल के बिना ऐसे का मतलब ऐसे है ही नहीं, ठीक है। फिर वो शॉर्ट नोट्स आप अलग अलग कहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। तो एक साइकिल होना जरूरी है। ओके, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कहीं से भी यहाँ से सीधा इंटरनेशनल पे, इंडिविजुअल से सीधा इंटरनेशनल पे कूदी नहीं मारनी है। ओके, देन अवॉइड टू मेनी हेडिंग्स, मैंने बता दिया है बहुत ज्यादा हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए। एंड जीएस टाइप की हेडिंग्स तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ओके, इससे अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा तो हेडिंग लिखो ही मत, लेकिन ऐसी जीएस टाइप की हेडिंग्स मत लिखो। इसके अलावा डोंट डाइवर्ट। जब आप बहुत सारे डायमेंशन एक्सप्लोर करोगे ना, और ये चीज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉपीज में देखी भी, जब आप बहुत सारे डायमेंशन एक्सप्लोर करते हो, तो जैसे मान लो एजुकेशन की बात हो रही, एजुकेशन और टॉलरेंस याद है मैंने बताया था ड्राफ्ट कौन सा, ऐसे मैंने ड्राफ्ट किया था। तो एजुकेशन से टॉलरेंस आता है, सोसाइटी में ये ऐसे था, ठीक है, ऐसे का टॉपिक था। तो एजुकेशन के बारे में लिखते लिखते कहीं और ही नहीं निकल जाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में नहीं निकल जाना है। एजुकेशन को जब भी लिखो तो टॉलरेंस से जोड़ो, और हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखो जिससे ये प्रूव हो जाए, ये दिख जाए चेकर को कि आप ऐसे की डिमांड पे ही हो। आपके ऐसे की जो कोट है ना, पहला जो लिखा हुआ है जिसके ऊपर आपको लिखना है टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ ये पैराग्राफ है। मतलब अगर उसके ऊपर और नीचे का कुछ नहीं पढ़े उस पैराग्राफ का, तो भी वो टॉपिक जो है वो ऐसे, जो पैराग्राफ है आपके ऐसे का, वो ऐसा लगना चाहिए कि इस टॉपिक से सीधे कनेक्टेड है।
ऐसा नहीं कि आप भूमिका बांधते आ रहे थे और बीच में आपकी भूमिका खो गई, रोल खो गया, प्लॉट खो गया और आप कुछ और ही लिख रहे हो। ये होता है, ये बहुत 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 बार होता है। कम से कम जब तक आप 4-5 ऐसे नहीं लिखोगे ना, ये आपके साथ होगा। आप कितना ही प्रो हो, आपके साथ होगा ये चीज। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। कोशिश करो कि 4 से 5 ऐसे की नौबत ना आए, 2-3 ऐसे में ही आपका ये सुधर जाए, ठीक है, डाइवर्ट आप ना हो। जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे कॉपीज भेजी थी अपने एसेज की चेक करने के लिए, जब मैंने पहले बोला था, तब मुझे हर ऐसे में ये डाइवर्जन मिला था। इसीलिए ध्यान रखना है इसका, ओके। और बिग नो टू जीएस टाइप हेडिंग्स, ओके, मैं बता चुकी हूँ। इसमें एक ऑर्डर मेंटेन करना, एक थॉट का ऑर्डर मेंटेन करना, एक पहले ड्राफ्ट बना लेना, ठीक है, कि कैसे क्या आप किस किस पॉइंटर्स को कैसे कैसे लिखने वाले हो, पहले क्या बाद में क्या, ये सब चीजें पहले से सोच लेना। एंड एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपका दिखना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कुछ भी मत लिखना। और ये भी मैं अपने एग्जाम्पल से, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक ऐसे था जो मैंने लिखा था और बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड के साथ मैं लिखा था। बेसिकली ऐसे क्या था, ऐसे भी सुन लो क्या चूज किया था मैंने। यूपीएससी का नहीं, स्टेट पीएससी का बता रही हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे चूज किया था, इन जो प्रोटेस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन इंडिया। और उस टाइम पे जब मैंने ये ऐसे लिखा था, बड़ा प्रोटेस्ट चल भी रहे थे स्टूडेंट्स के, वो बहुत बुरी हालत थी, ठीक है, स्टूडेंट्स की साइड से। गवर्नमेंट कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं रही थी, गवर्नमेंट कुछ एफर्ट ज्यादा दिख नहीं रही थी करती हुई, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव नोशन था ना, और उसके बाद हमने चुन भी यही ऐसे लिया, तो बायसनेस बहुत दिख गई उसमें, ठीक है। मतलब जब वो ऐसे लिखा ना, तो बहुत बायसनेस दिखी, बहुत ज्यादा बायसनेस। पढ़ने के बाद, जब लिखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये तो बर्बाद कर दिया है पूरा ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसेज मैंने खुद लिखे हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं किए, मेंस के पेपर्स में लिखे हैं, चाहे फिर यूपीएससी और स्टेट पीएससी हो, सब में, ठीक है। तो कई सारे ऐसेज लिखे हैं, और उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि ये होता है। जैसे मुझे तो ये सारी चीजें, मैंने यूपीएससी दी हुई थी, यूपीएससी मेंस दी हुई थी, उसके बाद मैंने स्टेट पीएससी दी थी, लेकिन लिखते टाइम मैं नहीं कंट्रोल कर पाई अपने इस नेगेटिव नोशन पे, क्योंकि आई हैड दिस नेगेटिव नोशन, ओके, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे उस टाइम। एंड देखो, क्योंकि उस टाइम हम भी स्टूडेंट्स में ही थे, और हमारा भी कुछ कुछ चीजें अटकी हुई थी, तो वी वर नॉट वेरी मच हैप्पी विद द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। तो हमारे अंदर ये नेगेटिव नोशन था। फिर भी मैंने ये ऐसे चुन लिया जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और वो मेरी बड़ी गलती थी, ओके। और उसके बाद मुझे, जब मैंने ऐसे लिख लिया, मुझे बीच में भी याद था, मुझे बीच में भी पता था कि मैं नेगेटिव हो सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं, मतलब उसको समझ रहे हो, लिखने में वो आ गया, वो झलक आ गई। एंड जब मैंने पूरा ऐसे लिख लिया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हो गया, यहाँ तो काम हो गया। तो नेगेटिवनेस वहां दिख गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस भी ऐसे की तरफ या टॉपिक की तरफ आपकी बायसनेस है, उसको मत चुनो या तो, ठीक है। अगर आपकी किसी भी चीज की तरफ एकदम नेगेटिव इशू, नेगेटिव व्यूज हैं, तो उसको मत चुनो, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड अपना रखना है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखनी है जो बिल्कुल गवर्नमेंट को चैलेंज करती हो, या गवर्नमेंट की भर भर के बुराई करती हो। ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड अपना अभी से डेवलप करो, ओके। एंड अवॉइड गोइंग टू डीप इनटू योर ऑप्शनल। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि मैम, अगर हम फिलोसफी ऑप्शनल ले लेते हैं, या सोशियोलॉजी ले लेते हैं, या साइकोलॉजी ले लेते हैं, लिटरेचर ले लेते हैं, तो क्या मदद होगी? तो मदद तो होगी, लेकिन देखो, एक नुकसान ये भी है कि आप फिर बहुत घुस जाओगे उसमें। तो बहुत ज्यादा अपने ऑप्शनल में मत घुसना, स्पेशली वो लोग जिनका ऑप्शनल फिलोसफी या लिटरेचर है। ये लोगों की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये बहुत घुस जाएंगे अपने ऑप्शनल में। और जो सामने वाला चेक करे ना, देखो भाई, वो जनरलिस्टिक है, वो सिर्फ आपका ऐसे चेक करने है, आपका ऑप्शनल चेक करने नहीं आया है। आप सारे थिंकर्स के नाम ऐड कर रहे हो, उनके वर्क्स ऐड कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। ये भी मैंने किया हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो सब कुछ सत्य घटनाओं पर बेस्ड है, ओके। ऑलराइट। तो यही यहीं तक का आपको सब कुछ बताना था, ठीक है। तो आपको, आपसे बस ये चाहती हूँ कि आप लिखते रहो, ठीक है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू राइट, you won't be you won't be practicing enough, you won't be giving your 100% until and unless you write। पढ़ हर कोई रहा है, ठीक है। आपका कॉम्पिटिटर, जो भी कॉम्पिटिटर है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मत सोचो कि सब पढ़ रहे हैं, ये सोचो कि अब आगे क्या करना है। पढ़ तो आप भी रहे हो, पढ़ना तो आपको भी है, लेकिन आगे क्या करना है? आंसर राइटिंग करना है, ऐसे राइटिंग करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। 16 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, एक सब्जेक्ट को 4 महीने दो कि 2 महीने दो, फर्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस आप उसके आंसर्स लिख पा रहे हो। आंसर लिख पा रहे हो, ऐसे लिख पा रहे हो, तो सब सही है, नहीं तो सब गलत है, ठीक है। चाहे फिर 2 घंटे पढ़ो कि 8 घंटे पढ़ो, अगर आंसर्स बन रहे हैं तो सब सही है, ओके। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना। एंड एक दो अनाउंसमेंट और कर दूं। पहली चीज तो ये कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, टॉपिक्स आए हुए हैं लास्ट 20 से 25 सालों में ऐसे में,
वो उसकी एक पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी इसी वीक के अंदर, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी टेलीग्राम के ग्रुप पे, जो ऐसे वाला ग्रुप है हमारा, ठीक है। जो भी बैचेज है आपको ऐसे वाली, उसके हिसाब से आपका टेलीग्राम ग्रुप जो भी है उस पर मिल जाएगी। दूसरी चीज ये प्रीवियस क्वेश्चन की बात होगी। दूसरी चीज ये कि एक ऐसे होगा, ठीक है, एक थीम, बेसिकली एक थीम के ऊपर जो भी कोट्स आप यूज कर सकते हो, जो भी एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो, जो भी एनेक्डोट्स आप यूज कर सकते हो, ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक ऐसे के ऊपर, ठीक है। ये क्योंकि ये थीम आपको बेसिकली हम समझाना चाहते हैं, इसको हम आप प्रोवाइड करेंगे आपको। ये थीम जो आपको मिलेगी ना, इसके बाद थोड़ा खुद को भी आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, और ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आपको इन कोट्स को या एग्जांपल्स को जो भी अच्छा लगे उसको थोड़ा मेमोराइज कर लेना। जब अगले सेशन में हम मिलेंगे ना, तो जो मिनी असाइनमेंट आपको मैं दूंगी वो इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों की मदद से, जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है और जो आप खुद, जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये मिनी असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो वो यहीं की यहीं बैठ के करना होगा, इसीलिए ये वाली जो पीडीएफ होगी ना, इसको भी जरा देख के आना है, ओके। तो ये 2 मेजर आपको बताना था मुझे। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन वाली जो आपकी पीडीएफ रहेगी ना, इसमें मेजर थीम्स भी होंगी, 20 से 25 थीम्स होंगी, ठीक है, कि जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो ये इतना काम आपको करके आना है अगले सेशन के पहले। अब याद रखना, अगले सेशन पे हमारे दिवाली पड़ रही है, धनतेरस है, ठीक है, 22 23 के आसपास। तो अगले जो सैटरडे संडे है उस टाइम पे तो नहीं होगा हमारा, उसके बाद वाला जो सैटरडे संडे है उस पे हमारा सेशन होगा। और इसके बीच में आपको लगभग 10 से 12 दिन का गैप मिल जाएगा, और 10 से 12 दिनों में ये 2 पीडीएफ वाले जो काम ही आपको करके आने। प्रीवियस क्वेश्चन एक एक को बस एक बार प्रॉपरली रीड करना और उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लेना और देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं। ये खुद आपको देखना पड़ेगा, इसमें मैं मदद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको एक एक थीम के हिसाब से जो भी टॉपिक्स हैं उनको सेग्रीगेट करके देना। पढ़ना आपका काम है, तो कीवर्ड्स उसको सेग्रीगेट करना, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। बस 2 बार अगर टॉपिक को पढ़ भी लोगे ना कि कौन कौन से टॉपिक्स आए, तो काफी अंडरस्टैंडिंग खुद ही ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 काम रहेंगे आपके आने वाले 10 से 12 दिनों में करना है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो शुरू करेंगे सीधे मिनी असाइनमेंट से, ओके। और उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगी, पर पहले इतना करके आओ, ऑलराइट। अब मुझे बताओ कि किसी का कोई डाउट है क्या ऐसे को लेकर? कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट? सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो पहले तो। हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट है आज मैम के? आपने मेरी ऐसे की कॉपी अभी तक नहीं चेक करी, मैंने 2 बार बोला था। नहीं सौंदर्या, मैंने भेज दी थी आपको। मैम मैंने 2-3 बार देखा था, 1-2 हफ्ते बाद भी मैं एक बार शायद check नहीं। करूंगी, मैं हाँ एक बार मैम। check करूंगी, है ना। अगर नहीं भेजी होगी तो मैं फिर से भेज दूंगी, बट आपका ऐसे मैंने चेक किया हुआ है, मुझे अलग से याद है, क्योंकि उसमें 1-2 चीजें मैंने हाईलाइट करी हुई थी, ठीक है। बट तो मैम भेजा नहीं है, बिकॉज मैंने फिर 15 दिन बाद वापस देखा था कि माइट भी अब भेजाओ, बट अभी तक नहीं हूँ, मेरे पास नहीं आया। बट मैं अभी फिर भी एक और बार देख लेती हूँ। आप भी देख लेना, और अगर नहीं मिलता है तो मुझे टेक्स्ट करना, आई सेंड यू, ओके। ओके मैम। ओके, और कोई किसी को डाउट? विकास, समझ में आया सब कुछ? यस मैम। ओके, कोई डाउट है? नो मैम। ओके, रेनू, क्लियर है सब कुछ? यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं? निमिषा, ऐशा, सब ठीक? नो मैम, क्लियर। ओके, ठीक है। तो अब एक एक से नहीं पूछूं? नीरज, अभिनव, किरण, ऑल क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो देखो फिर अब हम ना मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने, ओके। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तब तक के लिए, तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, ठीक है। आप लोगों के पास मेरा टेलीग्राम हैंडल है और नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी इशू हो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, ओके। एंड जो मैं पीडीएफ भेजूंगी उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर देना, चाहे तो वीकेंड पे करो, लेकिन अगले सेशन के पहले काम करके आना है उस पर, ओके। अब मिलते हैं हम, जो भी अपडेट होगी आगे की वो मैं दे दूंगी। और एक और चीज कि जिसने भी गूगल फॉर्म्स जो आपको भेजे गए थे ना उसके थ्रू, मेल के थ्रू, अगर नहीं भरे हैं तो भर देना, क्योंकि आगे की जो कम्युनिकेशन होगी उसमें दिक्कत ना आए, ओके। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, फॉर वाचिंग, एंड कीप राइटिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू मैम, गुड नाइट। Thank you, ma'am.